नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आखिरी 1.5 घंटे का कारोबार और आज लग रहा है सितंबर सीरीज की एक्सपायरी एक नेगेटिव नोट पर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि चौतरफा बिकवाली के ग्रिप में मार्केट आता हुआ निफ्टी लगभग डे लो पर पहुंच रहा है। कहां पर रहेगी क्लोज, क्या हो आपकी रणनीति और ऑफ कोर्स अगली सीरीज से क्या हो उम्मीद, सब पर करेंगे बातचीत। लेकिन पहले हेडलाइंस। क्रूड और बढ़ती बॉन्ड यील्ड ने बाजार का बिगाड़ा मूड। इंट्राडे में निफ्टी 50 डीएमए के नीचे फिसला। इन्फोसिस, रिलायंस, आईटीसी और एशियन पेंट्स जैसे दिग्गजों ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी और मिड कैप भी गिरे। आईटी स्टॉक्स ने भी बाजार पर बनाया सबसे ज्यादा दबाव। आज निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.25% टूटा, 3% ज्यादा गिरे। टेक महिंद्रा और एलटीआई माइंट्री, साथ ही एफएमसीजी, ऑटो और फार्मा काउंटर्स में भी मुनाफा वसूली। ब्रेंट के $100 के पास पहुंचने की आहट से ओएमसी, पेंट, एविएशन शेयरों में दबाव। एशियन पेंट्स 3% से ज्यादा गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। साथ ही बर्जर पेंट्स में और पिडलाइट में 2% की गिरावट। और 8% से ज्यादा उछाल के साथ एमसीएक्स बना आज वायदे का टॉप गेनर। पिछले 5 सत्रों में 16% भागा है शेयर। 3 अक्टूबर से नए कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने का जोश। आज खुल सकता है चोला इन्वेस्टमेंट का क्यूआईपी। फ्लोर प्राइस 1160 से 1180 रुपए प्रति शेयर संभव। 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। जरूरत पड़ने पर 2000 करोड़ रुपए और जुटा सकती है कंपनी। नेटवर्क एक्सक्लूसिव। नहीं रहे देश में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। 98 साल की उम्र में हुआ निधन। लंबी बीमारी के बाद आज चेन्नई में ली अंतिम सांस। बिल्कुल, स्वामीनाथन साहब ऑफकोर्स हम सब ने स्कूल में उनके ऊपर पढ़ा था। हरित क्रांति जो आई एम श्योर जो 80s और 70s के भी जो किड्स रहे होंगे उन्होंने इसको पढ़ा होगा, तो उनको श्रद्धांजलि। लेकिन मार्केट पर आते हैं। आज मार्केट को भी थोड़ी सी श्रद्धांजलि की ज़रूरत है। आज जिस तरीके से मार्केट गिरा 19,561 इस समय, और एक बड़े सपोर्ट जोन में वापस हम इस समय 19,545 के पास। और अब अगर यहाँ से मार्केट को बड़ी गिरावट से बचना है तो इस 19,545 को बचाना होगा, स्पेशली क्लोजिंग बेसिस पर बचाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। और एक आईटी की लीडरशिप में आज मार्केट गिरा। हालांकि मिड कैप्स भी अब गिर रहे हैं, बैंकों ने भी ज्वाइन किया इसमें। अक्रॉस द बोर्ड कोई खास सेक्टर दिख नहीं रहा जहाँ पर आपको बाइंग नज़र आ रही है इस समय। एडवांस डिक्लाइन भी खासा नेगेटिव अब इस समय। सुबह एडवांसेस के फेवर में था, अभी डिक्लाइंस के फेवर में। क्रूड का आप मामला समझ लीजिए, बॉन्ड यील्ड का मामला समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, एक्सपायरी प्रेशर समझ लीजिए, लेकिन स्क्रीन आज काफ़ी ख़राब दिख रही है। इनफैक्ट बिगड़ते हुए हालात और एब्सोल्यूट डे लो पर इस समय इंडेक्स 19,557 डे लो था। 555 के आसपास हमने अभी कारोबार देखा है। और निफ्टी की भी चाल वैसे ही, आई थिंक 300-350 पॉइंट के नुकसान 44,345 तक का लो इस समय स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई दिया था। तो सिचुएशन क्लियरली बिगड़ती हुई और अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशन है। आप मिड कैप्स का हाल भी देखेंगे तो वहां पर भी 350 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। तो प्रेशर क्लियरली माउंट हो रहा है। अलग अलग कारण ऑफ कोर्स अनुज हम गिन रहे हैं आज, लेकिन ये आज की क्लोज सितंबर सीरीज के लिए एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग क्लोज रहेगी। लेकिन यहां से अब क्या होगा? क्या यही फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा? यही प्रेशर कायम रह सकता है कुछ समय के लिए? अगर यहाँ क्लोज हो गए तो आज अभी 1.5 घंटा बाकी है और हमारी मार्केट बहुत सरप्राइज करने में माहिर है। हो सकता है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। देखिए आज का हाई क्या था 19,766, और इस लेवल के सिग्निफिकेंस समझिए। आज सुबह हमने मेंशन किया था कि 19,750 टू 800 में आपने प्रॉफिट बुक करके साइड में हट जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर, और ये फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब आप इतनी आसानी से नहीं गिव अप कर रहे हैं, तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको भी आप बहुत जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। और जो 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये दोनों के दोनों लेवल्स 19,545 पर प्लेस हैं। इसके लिए कल भी हमने कहा था, आज भी मैं फिर कह रहा हूँ, 19,545 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पर। हो सकता है इंट्राडे में एक बार टूट जाए, लेकिन फिर भी मैं एक बार देखूंगा 19,545 होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर 19,545 होल्ड कर लिया इसने तो फिर पॉसिबल है कि वापस 19,750 तक पहुंच जाए।
19545 टूट गया अगर लेकिन तो हम 19300 तक भी जा सकते हैं, तो इसलिए इस लेवल की सिग्निफिकेंस काफ़ी है। अगले आधे घंटे में देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, लेकिन प्राइस पैटर्न तो आज का खराब रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से आज एक के बाद एक लेवल्स तोड़े, और सुबह एक बार लग रहा था मार्केट की शायद हायर लेवल्स सीख करेगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मार्केट और जिस तरीके से आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में हैवी वेट्स गिरे हैं। हर्षिता, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आईटीसी का। आप आईटीसी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए एक बार और देखिए किस तरीके से आईटीसी गिरा। उसके बाद आप लेकर आइए एशियन पेंट्स, भले क्रूड की वीकनेस है जो भी है, वहाँ पर अच्छी खासी डिक्लाइन आई। टीसीएस और इन्फोसिस, दो स्टॉक्स जो एटलीस्ट स्ट्रांग थे, वहाँ पर भी आज सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बस एक चीज़ कहूँ, बैंक निफ्टी आज इतना नहीं गिरा है, बैंक निफ्टी जितना कंपेयर टू निफ्टी, तो शायद लोगों की होप होगी ये कि अब ये लेवल बचेगा। अब बात करते करते 19545 पर हम आ गए हैं। अब ये बस मेक और ब्रेक जोन है मार्केट के लिए। यहाँ से देखते हैं होल्ड करता है कि नहीं करता है। और वहाँ पर निफ्टी बैंक भी 44,300 को टेस्ट करने की स्थिति में बनता दिखाई दे रहा है, तो क्लियरली एक कोलैप्स मार्केट का बनता हुआ। वीरू, आफ्टरनून। आफ्टरनून आपने गुड नहीं बोला, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वीरू, आपकी गहरी सांस ने सेंटिमेंट बयां कर दिया है। नहीं, कोई बात नहीं है, ये सारे रंग बाजार के हैं, रोज बरोज देखने पड़ते हैं। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षिता। हाँ, पेन है। और देखिए, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखें तो आज ज्यादा शॉर्ट जो मैं विटनेस कर रहा हूं वो है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी आईटी को भी अगर आप देखें आज 20 डे में तोड़ा इसने, तो आज वहां की फोर्स थी, तो मैं ज्यादा जो कॉस्ट ऑफ कैरी में या फिर जो बदला कॉस्ट होती है उसमें डिप है वो निफ्टी की है, याद रखिएगा। निफ्टी में 66% रोल ओवर, आज काफी शॉर्ट रोल ओवर हुए हैं। 67% बैंक निफ्टी में। पहले मैं क्लासिफाई कर देता हूं कि निफ्टी में बेस्ट क्या है या फिर मिड कैप में बेस्ट क्या है। निफ्टी में ग्रासिम, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, इंडसइंड बैंक, दिवीज लैब, ये 5 काउंटर सबसे बेस्ट रोल ओवर्स पोस्ट कर रहे हैं। इसमें ब्रिटानिया मोरलेस में आज का ना लेके चलूं तो पिछले 4-5 दिन में काफी लॉन्ग रोल ओवर्स हुए हैं इसमें। बजाज ऑटो में काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हुए हैं। दिवीज लैब में काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हुए हैं, और इसमें एक शामिल नहीं है कोल इंडिया, उसमें भी काफी अच्छे खासे रोल ओवर्स लॉन्ग साइड पे हुए हैं। मिड कैप में एम्फेसिस, लॉरस लैब, कमिंस में याद रखिएगा बहुत शॉर्ट रोल ओवर्स हुए हैं। मैं कैपिटल गुड्स के 1-2 स्टॉक्स को विटनेस कर रहा था हर्षिता, वहां पे काफी शॉर्टिंग शुरू हो रही है। एक तरफ एलएनटी अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है, वहीं एबीबी में, सिमेंस में कुछ वीकनेस थी, शॉर्ट रोल ओवर्स विजिबल हैं। और एक एचपीसीएल में रोल ओवर्स काफी अच्छे खासे हैं, 90 ऑन द शॉर्ट साइड। दोनों ही ओएमसीज में, बीपीसीएल, एचपीसीएल में काफी शॉर्ट रोल ओवर्स हो रहे हैं। मैं एक शीट और रखूंगा, वो अभी स्क्रीन पे नहीं होगी, लेकिन स्टॉक्स रखता हूं आपकी स्क्रीन पे। बाटा, डायरेक्टर साहब, बाटा, बर्जर, अशोक लेलैंड, एशियन पेंट्स और बीपीसीएल, एक एक करके इनकी भी मैनुअल जो फ्यूचर्स की प्लेट है जिसपे रोल ओवर्स होते हैं वो लिखे आइएगा। बाटा 1600 पे, इस दौर के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे, ये भी अपने साथ काफी शॉर्ट अक्टूबर की सीरीज में कैरी कर रहा है। तो मैं मिड कैप के कुछ स्टॉक्स का यहां पे जिक्र करूंगा। बाटा बहुत शॉर्ट रोल ओवर्स है, एम्फेसिस का जिक्र हो चुका है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स, इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। ऑटो में एक स्टॉक जो कि इस वक्त आज सुबह ऑटो ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन अशोक लेलैंड यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रोल ओवर्स है, और बीपीसीएल और एचपीसीएल, इन दोनों ही स्टॉक्स पे काफी शॉर्ट रोल ओवर है। तो आज एक क्रूड का इंपैक्ट हमें रोल ओवर्स पे क्लियरली अनुज नजर आ रहा है, आप यकीन मानिए। बिल्कुल क्लियरली आज जो मर्जी फैक्टर समझ लें, लेकिन मार्केट तो खैर वीक है और अब 19545 के नीचे हैं हम। तो खैर देखते हैं, अभी डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल भी हमने लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी देखी थी, तो इसके लिए अभी भी एक होप है ट्रेडर्स की कि शायद रिकवरी आएगी, लेकिन खैर होप इज़ नॉट अ डेटा पॉइंट। तो डेटा पॉइंट पर जाते हैं और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखते हैं। तो वहाँ पर इनफैक्ट स्थिति काफी लाल दिखाई दे रही है। अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस जो बनती दिखाई दी है, चाहे वो दिग्गज काउंटर्स हो या फिर मिड कैप स्टॉक्स, आपके लिए वो काउंटर्स हाजिर करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। एशियन पेंट आज 4% का नुकसान। नॉर्मली इतना नीजक रिएक्शन नहीं आता, लेकिन $100 एक बड़ा अमाउंट रहेगा एशियन पेंट के लिए, और वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल के प्राइसेस यहाँ पर वो क्लियरली पोजीशंस डिराइव होती हुई
आज आईटी काउंटर्स में मुनाफा वसूली है। टेक महिंद्रा आपका 4% गया। एलटीआई माइंट्री में 3-3.25% तक का नुकसान देखने को मिला। एमएनएम भी दबाव में आता हुआ करीब 2-2.5% का नुकसान इधर। बर्जर पेंट्स देखिए यहाँ पर भी कमजोरी बढ़ती हुई। मैरिको 3% नीचे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी, एएमसी दूसरे स्टॉक से जहां पर 2.5 से 3% तक का नुकसान बनता दिखाई दिया है। तेजी की तरफ सरप्राइजिंगली आज गिरते बाजार में कैपिटल गुड्स होल्ड आउट कर रहे हैं। ऑफकोर्स यूबीएस की जो एलएनटी पर रिपोर्ट आई उसका फायदा मिला है तो वो 2% ऊपर। आज क्रॉम्पटन में भी 2-2.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। एमसीएक्स नए प्लेटफॉर्म का उत्साह इतना कि आज लगातार तीसरा सत्र की स्टॉक भाग रहा है। 7.5% का इजाफा। और चोला इन्वेस्टमेंट, इस पर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। शायद कंपनी QIP आज ही अनाउंस कर दे और उस स्टॉक में हम देख रहे हैं खरीदारी बनती हुई। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय निफ्टी के 50 शेयरों में से सिर्फ 5 हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में है। बाकी सभी 45 स्टॉक्स में गिरावट हावी है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। फंडामेंटल्स पर ऑफ कोर्स हमारे साथ है जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता। टेक्निकल्स के लिए हम बात करेंगे प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, अमित सेठ और प्रशांत सावंत से। 2:20 पर आज अंबर एंटरप्राइजेज के मैनेजमेंट से वार्ता होगी। कॉर्पोरेट स्कैन में कंपनी के चेयरमैन और सीईओ जसबीर सिंह जुड़ने वाले हैं। फिर 2:30 बजे इंडाइसेस में जो 6 महीने की समीक्षा होती है उसमें क्या एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे या तो इनको जोड़ेंगे। 2:40 पर लेकर आएंगे आपके लिए 4 का चौका। सस्ता ऑप्शन तैयार कर रही है शिल्पा राउत। एफनो सुपरस्टार मानस देंगे। चार्ट का चमत्कार आशीष चतुर्मोता से समझेंगे। और यहाँ पर प्रशांत सावंत और मानस जायसवाल भी अपने ट्रेड्स तैयार करेंगे। और फंडा के लिए हम आशीष चतुर्मोता के पास जाएंगे। यही नहीं, फिर 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO अनिरुद्ध सरकार हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर रुख करेंगे क्लोजिंग की तरफ। डीलिंग रूम का जायजा, BTST ट्रेड सब लेकर आएंगे आपके लिए। ओके, चलिए फिर बस सर आपसे शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून, बताइए आप इस मार्केट में अभी भी बाय या फिर अब सेल की तरफ झुकान आपका, क्या ट्रेड होगी? गुड आफ्टरनून टू यू। सेल ही है डिफरेंट। और जो अनुज इनफैक्ट वीरेन ने कंफर्म भी कर लिया, स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। वीक है, काफी वीक है। 175 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे ट्रेड कर रहा है 176 या 177 का एक स्टॉप अगर चले, पॉसिबल है कि 170 का जोन देखने को मिल सकता है। तो अशोक लेलैंड शॉर्ट पॉसिबल है कि 165 ही देखें आते दिनों में, है तो वीक अशोक लेलैंड। सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ ये फिलहाल आपके लिए गाबा साहब की तरफ से कॉल। स्टॉक वीक है। मानस आप क्या जोड़ रहे हैं? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, बिकवाली करनी है ट्रेंड पे, क्योंकि ट्रेंड पे अभी तक तो हम काफी बढ़िया मूव देख रहे थे, लेकिन कल पहला साइन दिखा था जब वीकनेस दिखी थी, एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला था। लेकिन आज वहां पर कंफर्मेशन आ गया है। स्टॉक 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके कम से कम 2000 के लेवल्स को स्टॉक दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए। ट्रेंड पे 2106 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2000 के टारगेट सेट करना है। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी अक्टूबर के मंथ में नहीं है, इसलिए ऑप्शंस नहीं दे रहे। जी हाँ, और वैसे भी अशोक ये ट्रेंड के ऑप्शन लेने में इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है भी नहीं और करंट सीरीज में भी इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब आते हैं थर्ड ट्रेड पे। शिल्पा जी का ट्रेड क्या है? शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? मेरा अभी के लिए रहेगा बाय में। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बिकॉज लास्ट एग्जैक्टली अगस्त के एक्सपायरी पे भी हम लोग ऐसे एक एमएस में थे जहाँ पे वी वर थिंकिंग दैट मार्केट एक बहुत ही खराब क्लोज की तरफ गया है। यहाँ से विल सी स्टीप डाउन साइड, बट आई जस्ट गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि एक्सपायरी प्ले है बिकॉज ये 19500 के जोन्स पे सपोर्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे अटेम्प्ट लॉन्ग। यहाँ पे मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज अक्टूबर के सीरीज में मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे 1500 पे सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप अभी भी बाय कर सकते हैं। और डिक्लाइंस पे अगर आपको मौका मिला आप एक बार एक लॉट आप एक ट्रांच आप ऐड कर सकते हैं। 1500 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर आपको अक्टूबर सीरीज में ये 1650 से 1700 के बीच भी आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, शार्प रहता है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। सो आई विल गो फॉर अ लॉन्ग। ओके, गो फॉर अ लॉन्ग। मीनवाइल एक इंडिया इंक से बहुत सैड न्यूज़। एशियन पेंट्स के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जिन्होंने पिछले साल मुझे याद है एक इबला स्पीच में कहा था कि आई ईट पेंट्स, आई ड्रिंक पेंट्स, आई ड्रीम पेंट्स। उनका निधन हुआ है 79 ईयर्स की एज में।
अश्विन दानी सर का निधन हुआ, तो ये बहुत ही सैड न्यूज़। इसको भी फ्लैश करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन एशियन ऐसी कोई पेंट्स को खबर तो नहीं थी अनुज कि बीमार चल रहे थे? हाँ, ये ऐसा तो- बहुत अचानक, थोड़ा सा हाँ। शॉकिंग है। हाँ, मतलब देखिए, लाइफ में कब क्या हो जाए यू नेवर नो हर्षदा। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कोई ऐसी खबर तो नहीं थी कि कोई उनको इलनेस थी या कुछ थी। जैसा मैं कह रहा हूँ, लास्ट ईयर ही वो, मुझे याद है इबला 2023 के अवार्ड में वो आए थे और उन्होंने उसमें मतलब वो स्पीच दी थी, उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था उसमें। और मतलब मैं मिला भी था उनसे, मुझे याद है। मैं उनके साथ टाइम भी स्पेंड किया था 2-3 मिनट। लेकिन अब है जो है वो, उनकी डेथ हुई है, तो जैसे कहते हैं ओम शांति। और बस यही उम्मीद है कि वो सेफ ट्रैवल टू हिज सोल। एशियन पेंट्स को जिस लेवल पर एशियन पेंट्स पहुंची, उसमें बहुत बड़ा हाथ था। ग्लोबल ले जाने में मेरे ख्याल में इन्हीं की का योगदान था, और एक बड़ा प्लेयर बनाने में इन्हीं की सबसे ज्यादा का भूमिका इम्पोर्टेंट थी। एब्सोल्युटली। और हम सब मतलब एक एशियन पेंट्स का वो लोगो, वो एशियन पेंट्स का एक एशियन पेंट्स के बारे में एक चीज़ है हर्षदा की, एक ऐसी कंपनी जिसने सबको खुश रखा, अपने एम्प्लॉयज़ को। कोविड के टाइम पे ये एक इकलौती कंपनी थी जिन्होंने एक्चुअली सैलरी हाइक बढ़ाया थी। जब सबकी सैलरी कट हुई थी, इन्होंने सैलरी हाइक की थी उस समय। और उन्होंने कहा था कि ये हमारा एक तरीका दिखाने के लिए कि जब सब कंपनियां पे कट कर रही हैं कि आपने हमको बुरे टाइम में साथ दिया, तो अब बुरे टाइम में हम आपका साथ दे रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। इनके कस्टमर्स खुश रहते हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को हमेशा टैक्स दिया है, डिविडेंड दिया है, सब कुछ दिया है। तो ये एक बहुत बहुत सैड न्यूज़, दुखद खबर। और ये स्टॉक आज वैसे भी अनफॉर्चुनेटली दूसरे कारणों की तरह वजह से भी कमज़ोर ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन CNBC आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि उनको। और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रियस करियर इंडिया इंक में बिताया ज़रूर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे जानकारों से बात करना शुरू करते हैं। कुछ और ट्रेड्स दरअसल बाकी हैं। अमित, आफ्टरनून, आपकी सलाह इस समय? जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, इस समय मैं शॉर्ट ट्रेड लूंगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पे। पिडिलाइट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पिछले एक महीने से एक बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन इट हैज रिजॉल्व्ड ऑन द डाउन साइड। सारे अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। इसने अपना 200 डेमा भी ब्रेक कर दिया है। तो इसमें शॉर्ट की सलाह है। फ्यूचर्स में लगभग 2440 का प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 2480 का, और टारगेट्स रहेंगे 2375 पे। ओके, चलिए अब आशीष चतुर्मोता को भी जोड़ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए, मार्केट्स की थोड़ी वीकनेस जरूर है, बट जो स्टॉक हमें स्ट्रक्चरली काफी अच्छे लगते हैं उनमें वायर्स एंड केबल सेगमेंट में पॉलीकैब है। और पॉलीकैब का डिस्क्लेमर है कि इसको हम काफी समय से पोर्टफोलियोज में ओन करते हैं और काफी हमें पसंद है। इसमें जो करंट लेवल्स पे आप देखिए तो करीब 52.99 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली स्ट्रक्चर में 5100 पे बहुत अच्छा एक बेस स्टॉक ने बनाया है। और मेरे हिसाब से जिस तरह की स्ट्रेंथ ये स्टॉक एग्जिबिट कर रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है 5800 से 6000 की ट्रेजेक्ट्री पॉलीकैब के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। अब जहां तक कि इसके फंडामेंटल्स की हम बात करें अनुज, तो आप देखेंगे कि ये कंपनी जो एक समय पे 12% मार्केट शेयर ओन करती थी केबल्स एंड वायर सेगमेंट में, आज इसका मार्केट शेयर पिछले 7-8 सालों में बढ़ के 12 से हो गया करीब 17% का। तो इन्होंने एक जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन पिछले 5-7 सालों में किया है। और अब ये जो अपनी सक्सेस डोमेस्टिक मार्केट में इन्होंने दिखाई है, उसको अब ये कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी वजह से हमें लगता है कि इसको जो ग्रोथ डोमेस्टिक तो मिलेगी, अब कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में भी इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफी अच्छा आएगा। जो अभी करीब 11-12% एक्सपोर्ट से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ये नंबर आने वाले समय में बढ़ के आपको डबल डिजिट में, हाई डबल डिजिट में जाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ हमारा मानना है कि मार्जिन्स इनकी काफी इंप्रूव होगी और वॉल्यूम ग्रोथ करीब 15 से 17% की बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल हम मानते हैं कि जो अर्निंग ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ है, वो आने वाले 3 सालों में हमें लगता है कंपनी कहीं ना कहीं एक जबरदस्त 20 से 25% का ईपीएस ग्रोथ दिखाएगा, जिसका रिफ्लेक्शन प्राइस बिहेवियर में आते हुए नजर आएगा। और देखिए, जितना वोलेटाइल मार्केट रहा है उसके बावजूद भी स्टॉक ने अपनी प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन है इसके अप ट्रेंड के कंटिन्यू रहने का। ओके, पॉलीकैब आपका एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कॉल आशीष चतुर्मोता जी का। अभी भी इस टर्बुलेंस में 1% नीचे 5300 के प्राइस पे आपका यहाँ पे बाय ट्रेड है।
अब आते हैं कुछ क्रैक्स पे, मतलब वो स्टॉक्स जहाँ पे फ्रेश वीकनेस है या फिर एक सेक्टर में ही डाइवर्जेंस है। एक स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, बाकी दो कमज़ोर हैं। मानस, इस प्रोस्पेक्टिव से मैं खोज के लाया था एबीबी, सिमेंस, जहाँ पे कंप्लीट वीकनेस है, बहुत दिनों बाद ऐसी वीकनेस आई है और कुछ क्रिटिकल लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं। और इसी स्पेस में एल&टी ने आज सुबह से अपना ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया था, जिस पर आपने कॉल भी दी थी मेरे ख्याल से मॉर्निंग में। एबीबी अब वॉलेट कर रहा है 100 डे में और सिमेंस भी 100 डे में वॉलेट कर रहा है। हालांकि क्रैक एबीबी का ज़्यादा पेनफुल लग रहा है। कोई शॉर्ट व्यू अगर आपका यहाँ पे हो तो बताइएगा, या फिर लॉन्ग पुट नेक्स्ट मंथ के लिए। जी, तो देखिए एबीबी का ट्रेंड नेगेटिव है। 20 डे मूविंग एवरेज भी एक क्रॉसओवर दे रहा है 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है 100 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं, तो यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है और ऐसा हो सकता है कि 39.75 तक के भाव आपको देखने को मिल जाए एबीबी में। तो पुट में अगर लेना होगा ट्रेड तो 4100 वाला पुट ऑप्शन एबीबी का लिया जा सकता है। 76 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, छोटी क्वांटिटी में अगर ट्रेड करना हो तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर 76 का भाव चल रहा है करंटली, उस पर खरीदारी करिए। 57 रुपीज के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और 110 से लेकर 120 तक के भाव आप देख सकते हैं एबीबी में। एबीबी में यहाँ पे 4100 के पुट करीब 76 पे ट्रेड कर रही है। ये एक पॉसिबल ट्रेड है और बाकी जिसके मैं कह भी रहा था कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन है वो काफ़ी पेनफुल है। उसके बाद कुछ और स्टॉक्स पे आइए। एफएमसीजी बास्केट पे जहाँ पे क्रैक हुए हैं उसमें आज एक बार आप रखिएगा मैरिको को स्क्रीन पर, यहाँ पर भी काफ़ी गंभीर ब्रेकडाउन। आज सबसे हैवीएस्ट सेल कैंडल क्रिएट हुई है यहाँ पे। मेरे ख्याल से मैं रिसेंट टाइम में देखूँ ना तो मैरिको में इससे पहले इतनी बड़ी सेलिंग अगर कहीं थी तो वो थी नवंबर 2022 में, और वो डेट प्रिसाइसली थी 4 नवंबर को। और इसको कोरिलेट करिए आप कितने रोलोवर हैं। आई मीन बेस्ट रोलोवर्स अभी 92% की रेंज में गए हैं और ये ऑलरेडी शॉर्ट साइड पे 78% रोलोवर्स मार्क कर चुका है। शिल्पा जी, आपका टेक मैरिको पे, और अमूमन ये तोड़ता नहीं है 50 डे में, थोड़ा इस बार बहुत डिसाइसिवली, आपका व्यू? यहाँ पे डेफिनेटली एक वीकनेस है और मुझे लगता है मैरिको 550 टू 550 जोन्स की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे अक्टूबर सीरीज में अगर आप देखेंगे तो 560 का पुट जो 11 रुपये 45 पैसा अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 7 रुपये का रखिए, यहाँ पे आपको 18 और 22 के भी टारगेट आते हुए दिखेंगे। ओके, तो चलिए ये इस समय कुछ ट्रेड्स एक बार निफ्टी लेकर आइए वापस। हर्षिता देखिए 19573, और अब मैं एक चीज़ कहूँगा, एक बार के लिए 19545 फिर से डिफेंड हुआ है। अब अगर 19600 क्रॉस हो गया तो मुझे लग रहा है कि शायद शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। इसके लिए मैं तो इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं था उस समय जब हम 19545 की तरफ जा रहे थे। हाँ, अगर क्लोज हो गए ना हम उसके नीचे 19545 के, तब मैं कहूँगा कि दिक्कत है यहाँ पर। चलिए अब लेकिन एक काम करते हैं। एक कंपनी चोला इन्वेस्टमेंट जो आज स्टॉक एक्चुअली ग्रीन में है, काफ़ी समय से कयास लग रहे थे कि QIP की तैयारी हो रही है, वहाँ पर अप्रूवल पहले से था, लेकिन अब जो हमको जानकारी मिल रही है कि 2000 करोड़ का QIP ला सकती है कंपनी। इस पर जानकारी के लिए सुदर्शन के पास चलते हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है? गुड आफ्टरनून अनुज। जी हाँ, चोला का QIP आज आ सकता है। कंपनी आज शाम इसके लॉन्च का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जो इसके QIP का फ्लोर प्राइस होगा वो 1160 से 1180 के बीच संभव है, जो कि अगर जो अभी के शेयर प्राइस से हम देखें तो 4 से 6% के डिस्काउंट पे है। शुरुआती में कंपनी QIP से 2000 करोड़ जुटाएगी, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने 4000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे रखी है। सो दूसरा जो 2000 करोड़ का पार्ट है उसके लिए कंपनी कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अलॉट करेगी। और अगर जो डिमांड की बात करें तो अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि डिमांड अभी तक बहुत ही स्ट्रांग रहा है, और अगर जो इसके शेयर प्राइस को देखें तो अभी आज के दिन ये अपना रिकॉर्ड हाई हिट कर चुकी है, जो कि 1240 रुपये था, और इस साल जनवरी में इसका 52 वीक लो जो था वो 658 रुपये था। अगर जो उस लेवल से देखें तो अभी तक 90% का रिटर्न दे चुकी है। सुदर्शन, थैंक यू सो मच। और हर्षिता, मैं सुदर्शन के साथ लिंक करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि जब मैं CNBC TV 18 में था तो सुदर्शन मुझे ही रिपोर्ट करते थे, और मैंने सुदर्शन की ग्रोथ देखी है। टिकट टीम सुदर्शन को सब जानते हैं, न्यूज़ सब जानते हैं, हमारे न्यूज़ रूम में सब जानते हैं, लेकिन सुदर्शन ने उसके बाद वहाँ से बहुत शानदार तरीके से अपने आप को ग्रूम किया
और अब सुदर्शन स्टोरीज भी ब्रेक कर रहे हैं और होपफुली फर्स्ट ऑफ मैनी। सुदर्शन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपको। इस स्टॉक की बात करते हैं अब। आशीष चतुर्मोहता, चोला पर आपका क्या व्यू होगा इस समय, बाय या सेल? नहीं, बिल्कुल, देखिए चोला पे हमारा व्यू स्ट्रक्चरली हमेशा पॉजिटिव ही रहा है और हम ये मानते हैं कि इस कंपनी की क्वालिटी ऑफ जो बैलेंस शीट है या जिस तरह के लोन डिसबर्समेंट ये करते हैं और उसमें जिस तरह का एक इनका ड्यू डिलिजेंस रहता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। और इसी कारण आप देखते हैं कि चाहे कितना भी टर्बुलेंस इस स्टॉक में देखने को मिले या सेक्टर में देखने को मिले, जो सबसे पहले रिकवरी आती है वो चोलामंडलम में आती है और जिसके कारण आप देखेंगे पीयर्स से ये हमेशा बहुत ही एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे ट्रेड करता है। मेरे ख्याल से 4 टाइम प्राइस टू बुक पे एडजस्टेड इस समय चोलामंडलम ट्रेड कर रहा है और अभी भी यहाँ पर पे एक हमारा रुझान पॉजिटिव है और डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हम ओन करते हैं और मैं समझता हूँ कि स्टॉक आपको बहुत ही जल्द 1350 के स्तरों पर जाता हुआ नजर आएगा। तो एक अच्छी अपसाइड चोलामंडलम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। अच्छी अपसाइड। और चोला का स्टॉक दरअसल काफ़ी समय से आशीष चतुर्मोहता रेकमेंड करते आए हैं, इसे ट्रैक करते हैं और उनका मानना है कि ये एक विनिंग ट्रेड रहेगा आगे भी। ये स्टॉक रेडार पर रखेंगे। एक और शेयर आपके फोकस में लेकर आते हैं, वो है अंबर एंटरप्राइजेज। आपको याद होगा हम हाल ही में आपको बता रहे थे कि कंपनी दरअसल अपनी इकाई के जरिए नेक्स्ट बेस के साथ एक जेवी किया है। नेक्स्ट बेस वो कंपनी है जो बड़े पैमाने पर स्मार्ट वेयरेबल्स और इसका ब्रांड नेम आपने सुना होगा, नॉइज के नाम से कई प्रोडक्ट्स बेचती है। अब क्या एग्जैक्टली डिटेल है उस जेवी की, किस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन लाइनअप क्या है, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अंबर एंटरप्राइजेस के चेयरमैन और सीईओ जसबीर सिंह जुड़ रहे हैं। जसबीर जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इस पर्टिकुलर जेवी में अगर आप हमें अंदाजा दे सकें कितना निवेश करेंगे और ये प्रोडक्शन कब से शुरू होने वाला है? ये जो जेवी है वो 50-50 का जेवी है नॉइस के साथ एंड इसके अंदर कुछ असेंबली लाइंस लग चुकी हैं जो ट्रांसफर होंगी इस जेवी के अंदर। पहले ही हम वेरिएबल्स का काम कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होगी अगले साल वो करीबन 2 से 3 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी टू बिगिन विद। फिर धीरे धीरे करके फेज अप्रोच में हम बैकवर्ड इंटीग्रेट करेंगे पूरे वेरिएबल सेक्टर को, फिर थोड़ा और इन्वेस्टमेंट जाएगा इसके अंदर और हमें लगता है कि अगले साल जो है बड़े एक्साइटेड हैं हम लोग इस जेवी को लेके, क्योंकि वेरिएबल स्पेस काफी ग्रो कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि अगले साल जो दिख रहा है अभी तक विजिबिलिटी लग रही है करीबन 1000 करोड़ का टॉप लाइन इस जेवी के अंदर आ सकता है अगले साल। 1000 करोड़ का टॉप लाइन इस जेवी के थ्रू आता हुआ दिखाई देगा। तो रफली जो आपका करंट वेरिएबल्स का हिस्सा आता है रेवेन्यू में वो 15% के आसपास है। आपने मेंशन किया था 25%, क्या ये और भी मजबूत हो सकता है उससे? मेरे ख्याल में परसेंटेज थोड़ा कहना मुश्किल होगा, बिकॉज दूसरे काम भी हमारे बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम के अंदर भी हम आ चुके हैं, हम थोड़ा ऑटो के अंदर भी आ गए हैं, प्लस कंज्यूमर ड्यूरेबल हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है इंजन के अंदर। तो परसेंटेज में कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ जी 15-20% का ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूशन रहेगा वेरिएबल स्पेस का। मैं आपसे फिर ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कंज्यूमर स्पेस में अच्छा खासा स्कोप देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ और जेवीज आपने साइन किए या फिर करने की फिराक में एट दिस पॉइंट इन टाइम, और वो किस तरह के प्रोडक्ट्स रह सकते हैं लार्जली? आए थे 2018 में एक्विजिशन के थ्रू इल्जिन एंड एवर को, जब हमने एक्वायर किया 70%। मेन मुद्दा उसका एक्विजिशन का था कि एसी जो है वो फिक्स स्पीड से इन्वर्टर एसी की तरफ जा रहा था, और इन्वर्टर एसी के अंदर ये पीसीबीए बोर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक का कंट्रीब्यूशन बिल ऑफ मटेरियल में सबसे ज्यादा रहता है, और हम इस सेक्टर में नहीं थे तो इसके थ्रू हम आए। लेकिन आज हम काफी डोमिनेंट स्पेस में बैठे हैं। एसी के इन्वर्टर एसीज के ऑलमोस्ट 25% इन्वर्टर पीसीबी बोर्ड्स हम दे रहे हैं। तो उसके अलावा हमने जो स्टार्ट किया है कंज्यूमर ड्यूरेबल में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इन सब जो अप्लायंसेज हैं इनके पीसीबीएस का सोल्यूशन हम दे रहे हैं इस डिवीजन से। प्लस वेरिएबल्स एक नया सेक्टर शुरू किया है, टेलीकॉम एंड ऑटो। ये टोटल मिला के एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस अंबर 2.0 स्टोरी बनती जा रही है। इस अंबर 2.0 के लिए फिर क्या आपको अपनी कैपेसिटीज में और इन्वेस्ट करना पड़ेगा मिस्टर सिंह?
कैपेसिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने पीएलआई में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, उसके लिए कुछ लाइंस और ऑर्डर की हुई हैं। पहले 2 फैक्ट्रीज थी, अभी 4 टोटल हो गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन की, तो काफी बढ़ते जा रहे हैं, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस में भी बढ़ा रहे हैं वो। दे पाएंगे कि कितना और निवेश इस ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को बढ़ाने में लगेगा? एक बॉलपार्क फिगर जो आप शायद FY24 के लिए तय करके बैठे हैं। हम अगले साल एंड उससे अगले साल 2 साल के अंदर हम प्लान कर रहे हैं इस पूरी डिवीजन में सारी चीजों को लेके, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेलीकॉम, हेरेबल, वेरेबल में करीबन 75 से 100 करोड़ का निवेश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए जसबीर सिंह साहब। प्लेजर स्पीकिंग टू यू। तो अंबर एंटरप्राइजेस 1000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ वेरेबल स्पेस से आता हुआ दिखाई देगा। ये अगले साल के लिए उन्होंने गाइड किया है। स्टॉक में हमने देखा था जब वो खबर आई थी एक अच्छा खासा एक्साइटमेंट था, आज थोड़ा सा ठंडा है, बाकी मार्केट में भी कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस पर अमित अगर एक टेक चेक आप दे सके, क्योंकि ये स्टॉक लार्जली ऑफ रेडार हो गया था, अब क्योंकि किसी तरह के जेवीज आ रहे हैं फिर रेडार पर आने लगा है, लेकिन टेक्निकली कैसे प्राइस्ड है, किन लेवल्स पर आप प्रेफर करेंगे इसमें कोई ट्रेड लेना? जी साइडवेज है और एक कंसोलिडेशन फेज में इसको कह सकते हैं। नीचे में 3000 का लेवल है और ऊपर लगभग 3050 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है मैम। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अगर हम देखें तो 2950 2925 का है, बट लार्जली देयर इज नो मोमेंटम और साइडवेज कैटेगरी में है। अगर किसी को कोई रिस्क लेना भी है, कोई पोजीशन बनानी भी है, तो 2925 2950 के आसपास बनानी चाहिए, जहां पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, क्योंकि अभी जो स्टोरी ब्रेक की थी हमने, रादर अनफॉर्चुनेट न्यूज़ जो ब्रेक हुई है कि एशियन पेंट्स के को फाउंडर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री अश्विन दानी का 79 ईयर्स की एज में देहांत हुआ है। मंगलम इस सेक्टर को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। इनफैक्ट जैसा एशियन दानी साहब ने कहा था कि आई ईट पेंट्स, आई स्लीप पेंट, आई ड्रीम पेंट्स, मंगलम का भी वही है, ही ईट्स FMCG, ड्रिंक्स FMCG लिटरली। तो मंगलम क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है और कुछ आपकी यादें, आपने इंटरव्यू भी किया था अदानी साहब का लास्ट ईयर, कुछ बता सकें तो? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, ना कि सिर्फ पेंट इंडस्ट्री के लिए बट इंडियन इंडस्ट्री के लिए इटसेल्फ, बिकॉज जो मिस्टर दानी थे वो इंडस्ट्री के डॉयन थे, एक तरह के टॉल लीडर थे। आज की तारीख में इंडियन इंडस्ट्री में हम जो भी फैमिली ओन्ड कंपनीज़ को नेक्स्ट लेवल ग्रो करते हुए देखते हैं कि इट इज़ अ फाउंडिंग फैमिली, उसके बाद एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट आता है, किस कंपनी को शेयर होल्डर्स के लिए कंटिन्यूसली ग्रो करें, वेल्थ क्रिएट करें, वो सब का टेम्पलेट है वो दानी साहब ने बनाया था। वो अमेरिका पढ़ने गए थे, वापस इंडिया आए, अमेरिका में उन्होंने सोचा कि कंप्यूटर्स का काफ़ी बोलबाला है, सो एशियन पेंट्स वाज द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री टू एक्चुअली हैव कंप्यूटर्स। ना कि कोई आईटी कंपनी, ना कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी, एशियन पेंट्स देश में पहली कंपनी थी जिन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लगाया। और एशियन पेंट्स अगर आप 4-5 पेंट कंपनी को देखें, उनमें सबसे नई कंपनी एशियन पेंट्स है, और नई होने के बावजूद सबसे ज़्यादा बड़ी। इट इज़ कंबाइंड माइट ऑफ ऑल दी अदर 3 कंपनीज, और इसका श्रेय काफ़ी हद तक ऑफ कोर्स मैनेजमेंट टीम सबको जाता है, बट काफ़ी हद तक अश्विन जी के लीडरशिप को जाता है। और मेरा पर्सनली मैं तो उनको गुरु मानता था पेंट इंडस्ट्री में और कंज्यूमर इंडस्ट्री में भी इटसेल्फ, बिकॉज इतने साल तक टेनेशियसली काम करना, परसिस्टेंटली काम करना, सर नीचे रख के ह्यूमिलिटी के साथ काम करना, बजाय इतने बड़े लीडर होने के, वो चीज़ हमें हमेशा उनसे सीखने मिलती थी। एंड द मोस्ट रिसेंट कॉन्वर्सेशन जिसके बारे में आप कह रहे थे, बस कुछ महीनों पहले हम इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में मिल रहे थे उन्हें, एंड दैट वाज द डे इंसिडेंटली एशियन पेंट्स के बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। मैंने उनको कहा कि ये आप कैसे कर लेते हैं इतने सालों बाद, तो उन्होंने बस एक सिंपल बात बोली कि फॉर 55 ईयर्स आई हैव बीन ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड थिंकिंग एंड ड्रीमिंग पेंट्स। तो मेरे लिए तो मतलब ऑब्वियसली उन्होंने जो पाथ रखा है कंपनी के लिए, द कंपनी विल ऑब्वियसली गो ऑन, बट दिस इज अ सैड मोमेंट एंड अ मोमेंट टू डेफिनेटली मार्क फॉर द इंडियन इंडस्ट्री। बिल्कुल मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया। सैड न्यूज़, लेकिन उनकी छाप रहेगी इस इंडस्ट्री पर हमेशा, और उनकी लेगेसी ऑब्वियसली एशियन पेंट्स आगे कंटिन्यू करती रहेगी। चलिए अब एक काम करते हैं, फिर एक बार मार्केट पर वापस रुख रखते हैं हर्षदा, और ब्रेक हो गया फिर से वो लेवल 19,545 का। अब थोड़ा सा नर्वस हो जाइए मार्केट को लेकर, 19,537 538 भी आ गया इस समय। ये मार्केट थोड़ा सा परेशान कर रहा है। मिड कैप्स में जिस तरीके से गिरावट आई है, खासतौर से 450 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स नीचे, एडवांस डिक्लाइन देखिए आप कितना खराब हो गया, 2:3।
एक्चुअली माहौल पूरी तरह से बिगड़ता हुआ और जहां पर थोड़ा सा सहारा था मिड कैप्स की संभाल लेंगे, क्योंकि कल परसों हमने यही देखा है, इंडेक्स थोड़ा सा शांत हो रहा था, स्टॉक स्पेसिफिक में मिड कैप्स में जमकर तेजी बनती दिखाई दे रही थी, वहीं पर हम देख रहे हैं गाज गिर रही है इस बिकवाली के दबाव की। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो ज्यादा क्रैक कर रहे हैं इस घंटे, उनकी बात कर लेते हैं। स्पेशली अगर आप दिग्गजों की तरफ नजर डालेंगे तो जो प्रेशर आईटी में बना है आज वो माउंट हो रहा है। एलटीआई माइंट्री, और एलटीआई माइंट्री मुझे डिस्टिंक्टली याद है कल मॉर्गन स्टैनली की जब रिपोर्ट आई थी, जब उन्होंने कहा था कि FY25 ज्यादा बेहतर साल रहेगा, एलटीआई माइंट्री को लेकर वो बुलिश काफी है। वहीं पर वो पहले अब क्रैक्स गहराते हुए HCL टेक और दूसरे प्लेयर्स में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन मानस, अगर टेक्निकली आप पहले एनालिसिस बताएं, एलटीआई माइंट्री में आज का सेल ऑफ क्या इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि सेंटिमेंट अभी भी क्लियर नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये FY25 बेहतर साल होगा या फिर FY26 में इवेंचुअली वो डबल डिजिट ग्रोथ आएगी। देखिए, टेक्निकली बात करिए तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर नेगेटिव है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले जब 55-50 के हाइज बने, उसके बाद वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन भी देखा, करीब 5 दिनों का कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा था। आज हमें वहां पर ब्रेकडाउन देखने को मिला है, स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। शायद 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 5075 है, वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो बिल्कुल कॉशियस रहिए, इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। और अगर आप ट्रेडर हैं और अगर आप एक शॉर्ट कॉल स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं, तो करंट लेवल्स पे भी आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। 5340 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ 5075 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, और एलटीआई माइंट्री पे मानस का व्यू था। एक ट्रेड चेक ले लेते हैं। अभी जो ट्रेड हमने इनिशिएट करवाया था वो थी एबीवी की 4100 की पुट। अभी वो ट्रेड हमने, जब कैपिटल गुड्स का डिस्कशन हो रहा था, वो पुट 76 रुपए की अभी आपके स्क्रीन पे 90 रुपए की हो गई है, लगभग 90 रुपए की हो चुकी होगी, जिस क्वांटम में ये उस डिस्कशन के बाद गिरा है। मानस, एक बार कवर कर लें या फिर ब्रेक इवन कैसे लगा के ट्रेल करें इसको? नहीं, मैं समझता हूँ कि आप ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न नेगेटिव लग रहा है, और अगर ये 4130 के नीचे जाएगा तो आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। उस केस में कम से कम 80-90 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो जो पुट ऑप्शन 4100 के पुट ऑप्शन की बात हुई थी, वहां पर आप अभी भी बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को आप रिवाइज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 74 रुपीज कर लें, और टारगेट वही जो मैंने आपको पहले बताए थे 110-120 के, अभी के लिए फिलहाल वही रखते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ और टॉपिक्स की बात करते हैं। अब से करीब 25 मिनट में कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे एनएससी के निफ्टी और दूसरे इंडाइसेस की 6 मंथली रिव्यू में जो आज एडजस्टमेंट होगा। कल से बदलाव लागू होंगे, तो ऑब्वियसली आज 3 PM से वो मूव्स आने शुरू होंगे, प्लस 3 PM पे एक्सपायरी वाले मूव्स भी आने हैं, तो बहुत कुछ होना है। तो किन किन शेयरों में इनफ्लोज या आउटफ्लोज आ सकते हैं, यतिन से समझ लेते हैं। यतिन ने एक पूरी लिस्ट तैयार की है। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और आज 3 बजे अनुज जी, बहुत सारे बदलाव होने हैं। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक और CPSE ETF, तो बहुत सारे इंडिसेस में हाफ ईयरली यानी सेमी एनुअल ये रिबैलेंसिंग होनी है। और अगर हम शुरुआत करें CPSE इंडेक्स से और निफ्टी 50 से, तो आपको ये दिखाई देगा कि स्टॉक्स जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेज, HDFC बैंक, ICICI बैंक और टाटा कंज्यूमर्स, इन सब स्टॉक्स में इनफ्लो है। लेकिन सबसे ज़्यादा इनफ्लो आपको अदानी एंटरप्राइजेज और HDFC बैंक में दिखाई पड़ेगा, जहां लगभग $20 मिलियन के आसपास का इनफ्लो आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि अदानी पोर्ट्स, विप्रो, JSW स्टील जैसे काउंटर्स में आपको 5 से 10 मिलियन डॉलर्स के आसपास की बिकवाली दिखेगी। जहां तक कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का सवाल है, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट और TVS मोटर्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ वेटेज ऊपर हो रहा है, और सबसे ज़्यादा श्रीराम फाइनेंस और ट्रेंट जैसे काउंटर्स में आपको खरीदारी दिखेगी, लगभग 400 से 500 करोड़ के आसपास। हालांकि पेज इंडस्ट्रीज, HDFC, AMC, ACC जैसे काउंटर्स में वेट डाउन होगा और सेलिंग लगभग 1000 से 1500 करोड़ के आसपास आनी है। CPSE इंडेक्स, यहाँ एक लौता चेंज लॉन्ग साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा पावर ग्रिड में, जहाँ $64 मिलियन यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास की आपको खरीदारी दिखेगी। फ्लिप साइड पे NTPC में आपको 400 करोड़ की सेलिंग और ONGC कोल इंडिया में एक हल्की पुल्की 6 से 5 मिलियन डॉलर्स के आसपास की सेलिंग आती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन क्लियरली अगर हम बैंक निफ्टी पर्सपेक्टिव से देखें, निफ्टी 50 के पर्सपेक्टिव से देखें, तो HDFC बैंक में आपको सबसे ज़्यादा खरीदारी, और उसके बाद पावर ग्रिड CPSE ETF में सबसे ज़्यादा खरीदारी के लिस्ट पे। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2 स्टॉक्स जहां बाइंग फ्लो है, ट्रेंट और श्रीराम फाइनेंस। सो ये 4 स्टॉक्स हैं
जहां सबसे ज़्यादा एक्टिविटी बड़े वॉल्यूम्स के साथ आपको आखिर के आधे घंटे में देखने को मिलेगी। शुक्रिया यातिन। इनफैक्ट ट्रेंड को लेकर कल तक तो मामला एकदम फिट था, तेजी देखने को मिल रही थी। आज टेक्निकल कारणों से मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी। श्रीराम फाइनेंस आज थोड़ी सा नरम है, लेकिन एचडीएफसी में बड़े पैमाने पर सबसे ज्यादा फ्लो आता हुआ दिखाई देगा, जैसे यातिन मेंशन कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक अगर आप स्क्रीन पर रखें भी तो ये थोड़ा सा रिजिलियंट है। कल यहाँ पर मुनाफा वसूली फिर बढ़ती दिखाई दी थी, लेकिन आज टिका हुआ है। नेगेटिव टेरिटरी में आया, लेकिन वहां से थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला है। 1529 के स्तर अब आपकी स्क्रीन पर है। शिल्पा, अगर आप ट्रेड लेंगी एचडीएफसी में, एचडीएफसी बैंक में, वो किन लेवल्स पर होगा, किस तरफ होगा? एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे एंटिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट्स होंगे। ये जो 1520 का लेवल है, ये इसका एक बहुत ही, जैसे हमने लास्ट मंडे भी यही बात किया था कि बहुत रीजनेबल एक अच्छा सपोर्ट है। ये होल्ड करना चाहिए, ये होल्ड करता है तो आज भी हमने देखा वहीं से थोड़ा सा भी सस्टेनेंस आया है, स्टेबिलिटी कुछ है, ये स्टेबल होना चाहिए। अगर ये होता है तो आपको वापस 1560 के टारगेट्स मिलेंगे। 1560 अगर होल्ड करता है अपसाइड में, देन ओनली हम लोग इसमें कोई बड़े ट्रेंड रिवर्सल की बात करेंगे। अदरवाइज जब तक 1560 के ऊपर ये नहीं सस्टेन करता है तब तक एचडीएफसी बैंक में एक लॉन्ग ट्रेड नहीं बनेगा। ओके अच्छा, एक कोफोज को एक नोटिस मिला। आजकल नोटिस बहुत आ रहे हैं कंपनियों को। एक्चुअली हर रोज एक ना एक नोटिस है। कोई ना कोई जीएसटी डिपार्टमेंट जैसे ये तो खैर वसूली इनकम पर टैक्स उतर डिपार्टमेंट आया से, है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। 83 करोड़ का नोटिस है, यहाँ से कोफोज को 83 करोड़ का नोटिस आया है। तो ये थोड़ा सा आज मिड कैप आईटी में वैसे ही थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पर 82.9 करोड़ का नोटिस मिला है 2019-20 के लिए। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। कंपनी ये कह रही है कि उनको लगता है कि इसको चैलेंज करेंगे तो इनके फेवर में आएगा, लेकिन अभी के लिए जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरीके का आपको डिमांड आती है तो नॉर्मली उसका आपको कुछ हिस्सा शायद पे करना पड़ता है इवन बिफोर यू गो इनटू अपील। लेकिन ये अभी की न्यूज़ कोफोज के लिए ये 83 करोड़ का यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस। चलिए, वीरू ने शायद कुछ स्पॉटिंग की है। वीरू, अनुज, मैं बात करना चाह रहा था एचडीएफसी बैंक पे। हर्षता ने भी छेड़ा, जिस वक्त छेड़ा मैं एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक को अक्टूबर की ऑप्शन शीट पे देख रहा था। मैं आपको डेटा देता हूं। अब ये स्टॉक, जैसे कि हम कल बातचीत भी कर रहे थे, वीकली चार्ट्स अब फ्राइडे ऑलमोस्ट क्लोज है ही, हम 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अक्टूबर में आई थिंक हमारे पास बहुत सारे डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं इस वक्त। शिल्पा जी, आप गौर करिएगा, 1550, 1560 और इनफैक्ट 1580 और इनफैक्ट 1570, अगर मैं ये 40 रुपए या 30 रुपए की रेंज देखूं, 4500, करीब करीब 4000, 8500, 9, 10, 11, 12, 13, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन 1530 टू 1580। इतनी बड़ी कॉल राइटिंग, और नीचे पुट राइटर्स के पास कहीं थोड़ा बहुत कन्विक्शन है तो वह है 1500, जो कि 19 पर ट्रेड कर रही है 1500 की पुट। आप अक्टूबर के लिए कोई पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे या फिर कोई कॉल? उसके बाद अनुज से बात करते हैं इस पे। जी डेफिनेटली यहाँ पे पुट ऑप्शन तभी लेंगे अगर ये 1520 तोड़ता है। ये जैसे मैंने बताया कि 1520 इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर हम लोग अक्टूबर का आप देखेंगे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे 1400, देन 1450 एंड 1500 दोनों तीनों स्ट्राइक्स में अगर देखेंगे पुट साइड में तो बहुत अग्रेसिव राइटिंग है। मतलब डाउन साइड थोड़ा डाउन नीचे की तरफ ऑफकोर्स ओपन अप हुआ है, और इमीडिएट लेवल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1550, 1560, 1570 लेवल्स पे भी कॉल राइटिंग बहुत स्ट्रांग है। हाईएस्ट ऑफकोर्स 1600 पे है। तो यहाँ पे अगर ये 1520 तोड़ देता है तो मुझे लगता है डेफिनेटली 1500 का पुट ऑप्शन आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो रफली अभी यहाँ पे ट्रेड कर अराउंड 19 रुपीज में अभी ट्रेड कर, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको डाउन साइड टारगेट फिर ओपन हो जाता है, चाहे वो 1450 भी हो सकता है, 1430 हो सकता है, 1420 कुछ भी तब हो सकता है। 1520 इसका एक एकदम मेक और ब्रेक जोन बन जाएगा। बिल्कुल। और अनुज, मेरे ख्याल से हमने अपने करियर में जितनी महंगी कॉन्फ्रेंस कॉल देखी उनमें से ये एक होगी एचडीएफसी बैंक की। अब ये जो डेटा है ये क्या कह रहा है? नहीं बिल्कुल वीरू, वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं अब एचडीएफसी बैंक पर कोई भी कमेंट देने से पहले डरता हूँ, क्योंकि मुझे याद है पिछले हफ्ते से पहले मैंने एक पॉजिटिव व्यू लिया था एचडीएफसी बैंक पर कि यहाँ पर अब बॉटमिंग आउट के साइन दिख रहे हैं। और पिछले हफ्ते आप सब जानते हैं कि क्या हुआ एचडीएफसी बैंक में। खैर मार्केट में ये सब होता रहता है, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन वीरू, एक बड़ी डिक्लाइन आई जिसमें 15,000 करोड़ के करीब की एफआईआई सेलिंग हुई। मेरे ख्याल से
HDFC बैंक वन वे नहीं करेगा, यहाँ से हो सकता है और थोड़ी सी 30-40 रुपए की डिक्लाइन बाकी हो शायद। और वो जो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हम बात कर रहे थे वो भी करीब करीब 1450-1460 पर प्लेस्ड है। तो बिटवीन यहाँ से लेके 1450-60 तक मुझे लग रहा है कि फंड्स आएंगे यहाँ खरीदने के लिए। उससे नीचे मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक जाएगा। खैर मार्केट में अगर नेगेटिविटी आती है तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये वो जोन है। और पिछले 3-4 दिन में, कल भी आपने देखा होगा लो से घुमा ये स्टॉक, आज भी देखिए लो से घुमा ये स्टॉक। तो कोई तो यहाँ पर बाय कर रहा है इस समय लोअर लेवल पर 1520-25 पर कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है यहाँ पर। ये एक बेसिक सेंस है मेरी। लेकिन जैसा मैंने कहा, अब वो एनालिस्ट मीट इतनी नेगेटिव थी, मार्केट ने इतना नेगेटिव ले लिया उसको, ये मुझे अंदाज़ा कभी नहीं था। तो थोड़ा सा अभी इसको डर कर ही बात करेंगे, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा लोअर लेवल पर बाइंग सपोर्ट है। आज इंडिकेशन दिए इसने कि थोड़ा सा 1520-25 पर बाइंग सपोर्ट है यहाँ पर। जय, 2 टेक्निकल पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। 1500 की पुट अगेंस्ट इन सभी कॉल राइटर्स के जो मैंने गिनाया आपको, एक 1500 का पुट राइटर फिर भी 4742 पुट लेके खड़ा है, 4742 कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़ा है। प्लस जिस वीकली चार्ट्स को डिस्कशन अनुज और मैं रोज कर रहे हैं, उसमें 11 नवंबर के वीक की जो कैंडल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल्स जो HDFC बैंक के करियर की है उनमें से वो एक है। और उसका लो भी और उसका जो बेस है वो भी 1500 ही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। मीनवाइल वो ABB की पुट अभी करीब करीब 105 हो गई, 76 की पुट 105 होके आ गई, अब 100 पे ट्रेड कर रही है। और कुछ स्टेट से बात कर लेते हैं जो कि शायद थोड़े मीनिंगफुल है, क्योंकि जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 19,540,550 के ब्रीच होने के बाद थोड़े से स्टॉप लॉसेस कटेंगे, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा। मानस 1-2 स्टॉक्स में और मार्क करना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पे। ABB के साथ जरा आप एक बार देखिएगा आपकी स्क्रीन पे सन फार्मा को, एक बार जरा सन फार्मा लेके आई डायरेक्टर साहब, जहां पे अभी सडन एक सेलिंग आई है। ये स्टॉक अब डे लो की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 1133। कोई व्यू आपका यहां पर मानस? देखिए, कल सन फार्मा की क्लोजिंग काफी अच्छी थी। आज मॉर्निंग में भी जो पहले का 1 घंटा था वो सन फार्मा के लिए काफी अच्छा था, और ऐसा लग रहा था कि स्टॉक शायद 1160 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन वैसा हुआ नहीं, सस्टेन नहीं हो पाया, वापस अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पहला काम तो अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो फिलहाल के लिए निकल जाए। जहां तक बात शॉर्ट की है, शॉर्ट के लिए अभी थोड़ा इंतजार करेंगे। 1125 के नीचे ही यहाँ पर शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, उससे पहले नहीं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ। अच्छा, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का GST लागू होगा। GST लागू करने की तारीख में कोई बदलाव नहीं है। ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ, और हाल फिलहाल में हम सब जानते हैं कि सभी गेमिंग कंपनियों के क्या हाल हुए हैं उन GST क्लेम्स के तहत, तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अच्छा, जब हम अंबर एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और उन्होंने वो PCB बोर्ड का मेंशन किया जहां पर उनको बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है, अच्छे खासे ऑर्डर विन्स आते हुए दिखाई देंगे, सिरमा SGS पर फिर मेरी नजर गई और वो स्टॉक आज लगभग 6% तक के इजाफे पर कर रहा है कारोबार। वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आशीष चतुर्मोता, ये शेयर इनफैक्ट आप ट्रैक करते आए हैं, ये बताइएगा 592 के लेवल्स, और इसने एक अच्छा खासा रन दिखाया है। सिरमा SGS की जो मैं बात कर रही हूँ, क्या एक अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है या फिर हाथ से निकल गया ये शेयर? जी अर्षदा, तो देखिए ये स्टॉक हमारा टॉप पिक रहा था और हमने इसको करीब 320 पे आपके चैनल में पहली बार रिकमेंड किया। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स इसकी हमने चर्चा की। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक आज भी हम हमारे पोर्टफोलियो में ओन करते हैं और हमें लगता है कि EMS इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के अंदर में एक सबसे बेहतरीन पिक सिरमा है। इसके कारण वैसे तो हम जानते हैं कि ये जो पूरा स्पेस है करीब 30 से 40% कैगर ग्रोथ के अंदर में ग्रो करेगा आने वाले कई सालों तक के। पर इसमें भी सिरमा की खास बात ये कि इनका जो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का जो सेगमेंट है वो कंट्रीब्यूशन, अगर से आप इसके किसी भी पीयर से इसको कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ODM का सिरमा के अंदर में। और ODM का एडवांटेज यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का एडवांटेज यही मिलता है कि वहां पर पे मार्जिन सिग्निफिकेंटली हायर होती है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर में सिरमा कार्यरत है, जिसका बड़ा बेनिफिट हमें नजर आता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा ODM की वजह से इनके मार्जिन काफी बेहतर रहते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी 35 से 40% की रेवेन्यू ग्रोथ करेगा, जिसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट जंप हमें देखने को नजर आता है। और यहां से अब जिस तरह से टेक्निकल स्ट्रक्चर बन रहा है, एक बहुत ही बढ़िया पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन बन के स्टॉक निकल रहा है, अच्छे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ निकल रहा है। तो अब मैं मानता हूं 560 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिरमा में देखने को मिलेगा और इस अपसाइड में
₹700 तक के मूव्स देखने को नजर आ सकते हैं। के मार्केट को सपोर्ट की ज़रूरत है इस समय फिलहाल। तो निफ्टी फ्रेश डे लो पर 19533। और ध्यान रखिए आज बैंक निफ्टी ने इतना प्रेशर नहीं डाला मार्केट के ऊपर। बैंक निफ्टी तो 200 पॉइंट ही नीचे है। ये क्लोज अगर यहाँ पर आ गई 19545 के नीचे अगर क्लोज आ गई तो ये काफ़ी नेगेटिव होगा मार्केट के लिए, और तब 19300 तक के डोर्स ओपन होंगे। लेकिन अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी 3 PM मूव बाकी है। एक बार उस 3 PM मूव को देख लेते हैं, उसके बाद एक व्यू लेंगे। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी की नहीं। तो 19535 पर हैं अभी हम। चलिए 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। फिर सबसे पहले शिल्पा जी आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन के लिए, बताइए ट्रेड आपकी। मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड अक्टूबर सीरीज में 205 का कॉल ऑप्शन रफली 4.5 के अराउंड अभी ट्रेड कर, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो ₹2.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे आपको 9 तक के भी टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। पहला टारगेट 7 रहेगा, फिर नेक्स्ट टारगेट आपको 9 भी देखते हुए मिलेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड पावर ग्रिड में बनता हुआ। भले ही यहाँ पर हाल फिलहाल में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी हो, अब भी मौका है कि आप वो ट्रेड और वो पोजीशन लेकर चले। चलिए अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, और ये F&O का सुपरस्टार हम लेंगे। मेरे ख्याल में हमारे साथ इस पर प्रशांत एकदम तैयार हैं। F&O सुपरस्टार के लिए जो स्टॉक मैंने चुना है वो होगा बजाज फिनसर्व। इसकी वजह है कि एक अच्छा गैप सपोर्ट प्लस 20 दिनों के एवरेज का सपोर्ट और एक विजुअल इंस्पेक्शन से एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मल्टीपल सपोर्ट्स है, तो हम 1515 पे स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करेंगे। और जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 1585 1585 के करीब। ओके, बजाज फिनसर्व पे यहाँ पे आपका एक व्यू 1537 पे ट्रेड करता हूँ। मानस के पास चलते हैं अगले ट्रेड के लिए। आज का चार्ट का चमत्कार। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए अशोक लेलैंड का पैटर्न खराब लग रहा है, क्योंकि देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे पहले से ही, लेकिन आज वीरेंद्र जी स्टॉक ने एक प्राइस ब्रेकडाउन दिया है। 177 के नीचे गया है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो अशोक लेलैंड के अक्टूबर के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए। 178 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस फ्यूचर में, और 169 के टारगेट सेट करने हैं अक्टूबर के फ्यूचर्स में। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 175 वाला पुट ऑप्शन अक्टूबर मंथ कर लिया जा सकता है। ₹5 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ₹3.5 का स्टॉप लॉस लगाइए और ₹8 के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए अब आशीष चतुर्मुता के पास चलते हैं मिड कैप फंड के लिए। आशीष जी बताइए आपकी पिक। तो अनुज मैं आज सिरमा के साथ ही बना रहूंगा, क्योंकि बहुत मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो बहुत ज्यादा आइडियाज के बजाय जहां पे कन्विक्शन अच्छा है उन पे रहते हैं। और मेरे हिसाब से सिरमा को आप कंसिडर कर सकते हैं हमारे मिड कैप के अंदर में। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये स्टॉक काफी स्ट्रांग लगता है, और अब एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है चार्ट्स पे भी, फंडामेंटली भी हम कन्विंस्ड है। तो मेरे हिसाब से 560 का स्टॉप और 700 के लक्ष्य सिरमा SGS के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं एज अ टॉप पे। तो सिरमा SGS के साथ ही बने रहेंगे आशीष चतुर्मुता। चलिए फटाफट से वो ट्रेड सारे रिकैप करते हैं। शिल्पा के साथ शुरुआत हुई थी। F&O का सुपरस्टार पावर ग्रिड के रूप में 205 का ये आई बेग पार्टनर सस्ता ऑप्शन है। 205 का कॉल इन्होंने सजेस्ट किया ₹4.40 पर। 7 से ₹9 टारगेट रहेगा। फिर अगला ट्रेड जो आया वो प्रशांत सावंत ने दिया। बजाज फिनसर्व 1585 का टारगेट इनका, 1515 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। मानस जायसवाल ने अशोक लेलैंड आज का ओपनिंग ट्रेड जो गावा साहब ने दिया था वही पिक किया है। सेल साइड की तरफ 169 टारगेट, 178 स्टॉप लॉस। और आशीष चतुर्मुता कह रहे हैं कि सिरमा SGS में ही मौका है, वहीं पर आप दरअसल कीजिए बिकवाली। अच्छा, इस बीच इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर तो 19537 का स्तर आ चुका है। 150 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, लगभग 1% का नॉक लगता हुआ निफ्टी बैंक पर। मिड कैप इंडेक्स 435 पॉइंट के नुकसान पर, और निफ्टी बैंक भी 190 पॉइंट नीचे है। कुछ स्टॉक्स जो पिट रहे हैं उन पर आएंगे। एक बार गावा साहब डीवीज लैब निकाल कर रखिएगा, क्योंकि वहां पर अब बिकवाली अब फिर से इंटेंसिफाई होती हुई 2.5% नीचे है वो पर्टिकुलर काउंटर। तब तक इस बीच हमने जो खबर आपको बताई थी कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लागू करने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 1 अक्टूबर से दरअसल ये लागू होगी। CBIC चेयरमैन ने इस पर एग्जैक्टली क्या बयान दिया है वो सुनिए। सभी राज्यों ने उनको सभी को पारित करना जरूरी है, क्योंकि स्टेट लॉ में भी इसके प्रोविजंस आने हैं, और ज़्यादातर स्टेट ने इसको पास कर दिया है या ऑर्डिनेंस के थ्रू।
इसको लेके आ गए हैं। 12 राज्यों ने किया अभी तक सर। हाँ, तो बाकी भी अपना इस जो दिन बचे हैं उसमें उनको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होगी। तो कोई चेंज नहीं उन डेट्स में 1 अक्टूबर से लागू होगा 28% का जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग पर। अच्छा, डीवीज लैब गाबा साहब बताइए, 3674 पर आ गया है तो भी एक गैप अप खुला था, फिर एक नीचे देखा, गिरावट देखिए, ट्रेड कर रहा है 3672 पर। स्टॉप लगाना चाहिए 3700 का, ज्यादा नहीं। पॉसिबल है कि 3600 भी देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चरली वीक है, यहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर है डीवीज लैब में। डीवीज लैब में मोमेंटम क्लियरली मंदी के तरफ बैठता हुआ, गिरावट बढ़ रही है। इनफैक्ट गिरावट तो काफी बढ़ गई। टेक महिंद्रा में 4.5% का नुकसान। यहाँ पर कुछ देर पहले हम एलटीआई माइंट्री की बात कर रहे थे। अगर प्रशांत है ना, हाँ, और वीकनेस हर टिक के साथ इंटेंसिफाई हो रही है। सुबह ये करीब 1.5% नीचे खुला था हर्षिता, तब लगा था कि कुछ वीकनेस यहाँ पर ज़्यादा है, और आज पूरा थ्रू द डे इसमें सेलिंग बढ़ी है ये। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा टेक महिंद्रा ही चला था, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। प्लस टेक महिंद्रा का एक्सपोजर है टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है यूएस में, और अभी जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में भी थोड़ी सी ट्रबल आ रही है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका ज़्यादा बड़ा रीज़न है क्योंकि अभी परसों इसने शायद 52 वीक हाई लगाया था स्टॉक में, तो चला काफ़ी था ये वहाँ से, लेकिन ये क्लियरली स्लिप तो कर रहा है। लेकिन आज का प्राइस पैटर्न जो है काफ़ी काफी डेंजरस लग रहा है। आज लग रहा है कि आईटी में ना एक तरीके का रिवर्सल एक तरीके से। जी हाँ, वहां पर इनफैक्ट कल तक लगा था कि संभल जाएगा, लेकिन अब लोग ज्यादा शायद ऐसे लग रहा है कि वो निर्मल बंग वाली रिपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत, ये जो चार्ट आज पूरी तरह से बिगड़ा है टेक महिंद्रा का, अब यहाँ पर नहीं संभले तो कितना और टूटेगा? हर्षा जी, यहाँ पे पहली बात, आज की ओपनिंग में ही वीकनेस नजर आई है एज कम्पेयर टू यस्टरडेज क्लोजिंग। यहाँ पे अगर हम 1225 के नीचे क्लोज हो जाते हैं, जो जस्ट 4 पॉइंट नीचे, तो स्ट्रेट डोर्स ऊपर हो जाएंगे 1195 1195 के लिए, और वो एक फाइनल सपोर्ट लेवल होगा। उसके नीचे ये स्टॉक नोज डाइव कर सकता है 1160 तक। तो फिलहाल 1225 की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे क्लोज स्ट्रेट 30 पॉइंट 1195 नजर आ सकता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम लौटेंगे तो क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ अनिरुद्ध सरकार हमारे साथ जुड़ेंगे। अब हमारे साथ हैं क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ अनिरुद्ध सरकार। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बात करते हैं इस एक टॉपिक की जिसने मार्केट को पिछले 10 दिन में सबसे ज़्यादा तंग किया है, HDFC बैंक का। एक ऐसा स्टॉक जिसने इतनी वेल्थ जनरेट की है सबके लिए, आई एम श्योर आपके लिए भी की होगी। ऐसा क्या हो गया उस एनालिस्ट मीट के बाद कि इतनी डिक्लाइन स्टॉक में, और आपका क्या व्यू होगा? आई से कि ये जो एनालिस्ट मीट था, बेसिकली इट्स नॉट दैट उसमें उन्होंने बहुत कुछ नेगेटिव बोला है, बट जस्ट दैट मार्केट ने जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया था पोस्ट द मर्जर ऑफ HDFC बैंक एंड लिमिटेड, वो आई थिंक थोड़ा हैज बीन इम्पैक्टेड, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है कि जो उनका डिफरेंट द रेशियोज आर देयर, वेदर यू टॉक अबाउट द ROE, ROA, या फिर उनका जो LCR रेशियो है एंड ऑल दोज रेशियोज, वो थोड़ा विल गेट इम्पैक्टेड, जो मार्केट ने फैक्टर इन नहीं किया था। इट्स नॉट दैट कि बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव कुछ होने वाला है, बट जस्ट दैट मार्केट वाज फैक्टरिंग इन दैट जो पुराना ग्रोथ रेट था फॉर HDFC बैंक दैट विल कंटिन्यू। तो वो दो चीज इम्पैक्ट हुआ है, वन इज द रेशियोज थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, दूसरा है जो अर्निंग्स ग्रोथ। एज वी ऑल नो HDFC बैंक इन ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट वो 19-20-21% ग्रोथ देता है अर्निंग्स का, वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। ऑल्सो इट हैज बीन एन ओवर ओन स्टॉक, ऑलमोस्ट एवरी फंड, एवरी HNI, एवरी रिटेल इन्वेस्टर, सबके पास HDFC बैंक है पोर्टफोलियो में। तो कोई भी स्टॉक जो ओवर ओन होता है, सबने पैसा बनाया है, उसमें थोड़ा सा भी नेगेटिव न्यूज आता है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग बोले या वेटेज रिडक्शन होता है। ऑल्सो जो हम लोगों ने लास्ट 18 मंथ्स में देखा है इज दैट पोस्ट द चेंज ऑफ द मैनेजमेंट, डेफिनेटली वहां पे द मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन हैज हैपेंड। तो बेसिकली नाउ जो मार्केट देख रहा है वो ये देख रहा है कि जो पुराना ग्रोथ रेट था फॉर द अर्निंग्स, अगर वो नहीं आने वाला है तो वो सेम मल्टीपल जो पहले मिलता था, इज दैट जस्टिफाइड और नो, तो वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट्स द रीजन आई वुड से जो प्राइस करेक्शन हुआ है वो वैल्यूएशन करेक्शन भी हुआ है, बट आई थिंक फ्रॉम वेयर इट इज टुडे आई डोंट सी अ मेजर डाउनसाइड फ्रॉम दीज लेवल्स। आई थिंक अभी वो काफी उस जोन में आ गया है जहां पे आई वुड से द फेयर वैल्यूएशन हैज बीन अराइव्ड। ओके, फेयर वैल्यूएशन के काफी करीब आ गया है। दूसरा सवाल आईटी को लेकर है, आईटी में अब क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई आईटी ने पिछले 3 महीनों में, आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर ऑब्वियसली। लेकिन
आईटी में हम लोग वी रिमेन अंडरवेट ऑन इट, इनफैक्ट अंडरवेट टू दैट एक्सटेंट कि हमारे पास पोर्टफोलियो में एक भी आईटी स्टॉक नहीं है, और ये हमारा स्टैंड रहा है पिछले एक साल से। ऑब्वियसली द मिड कैप आईटी हैज डन मच बेटर देन द लार्ज कैप आईटी, बट आज के दिन में भी मैं बोलूंगा कि आईटी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। जब तक अपने को अर्निंग्स ग्रोथ एंड द डील विंस का ग्रोथ नहीं दिखता है, आई वुड बी एप्रिहेंसिव अबाउट बाइंग इनटू आईटी। एंड आई वुड से जो मिड कैप आईटी है जहाँ पे थोड़ा ग्रोथ है अर्निंग्स का, वहाँ पे वैल्यूएशंस आर नॉट वेरी चीप। सो आई वुड से कि जब तक मेरे को ओवरऑल आईटी सेक्टर में डील विंस एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट इज नॉट विजिबल, आई वुड नॉट वांट टू वेंचर आउट देयर। आई विल रिमेन अंडरवेट ऑन आईटी। वेट आईटी में भी आप रहेंगे। अच्छा, कहीं पर आपको अनिरुद्ध लग रहा है कि थोड़ी सी अर्निंग्स कुछ प्रॉमिसिंग निकल कर आ सकती है? क्योंकि आज का मार्केट देखे तो ऐसे लग रहा है इट्स अ वॉश आउट अक्रॉस, बारिंग कैपिटल गुड्स जहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, एलएनटी जैसे काउंटर में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इस मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, कहां पर अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ इस सेक्टर में पैसा बन सकता है? आई विल से आज के दिन में अगर हम देखें जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है अलोंग विद अर्निंग्स विजिबिलिटी, वो एक ही स्पेस दिख रहा है अच्छे से, दैट इज द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। वैल्यूएशन अगर मैं देखूं फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर कंपेयर टू द निफ्टी, आई थिंक फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंबाइंड, उसका वैल्यूएशन इज मच लोअर कंपेयर टू द इंडेक्स वैल्यूएशंस। ऑल्सो अगर आज के दिन में अगर मैं देखूं जो निफ्टी का या फिर NSE 500 का जो अर्निंग्स ग्रोथ है, a large part of that earnings growth will come from the banks and the financial companies. लेकिन valuation wise they are much more attractively priced. Mid cap banks and NBFCs along with some of the large cap banks, I think वहाँ पे I would say good value is there. And also as we just discussed, HDFC Bank जिस तरीके से price correction हुआ है, and also many of the PSU banks which are there, I think वहाँ एक बड़ा sector है जहाँ पे पैसा बन सकता है from these levels. ओके अच्छा, मैं अनिरुद्ध जी के पास अगले प्रश्न के लिए जाऊं उससे पहले एक बार निफ्टी को देखिए। इट्स 19,513, दैट मीन्स अब हम डे लो पर हैं। अब हम जो सीरीज का आखिरी ऑप्शन बेस होता है 19,500, उसको ऑलमोस्ट दस्तक देते हुए इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस प्लेसमेंट ये एग्जैक्टली रेप्लिका लग रहा है लास्ट 31 अगस्त का, जब अगस्त सीरीज की एक्सपायरी हुई थी। लेकिन उस दिन की कैंडल इन टर्म्स ऑफ लॉसेस इससे आधी थी, बिल्कुल आधी थी। बहुत खराब ये क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए। अच्छा अनिरुद्ध जी, यहाँ पर आज के इस मतलब ये पेन पूरा का पूरा शुरू हुआ था HDFC बैंक से, लेकिन आज ये जो क्रूड वरीज हैं ये स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल हैं। आई मीन सप्लाई कंसर्न्स फ्रॉम आई थिंक रशिया प्लस प्रोडक्शन कट्स, ये खबरें जो है अब क्रूड को 100 की तरफ ले आई हैं। आपका व्यू क्या है जिस तरीके से एशियन पेंट्स, इंडिगो, बर्जर पेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं? अभी क्या फर्दर डाउनसाइड और खुला हुआ इन स्टॉक्स में? आई थिंक ऑयल प्राइस का बढ़ना इज वेरी मच इमिनेंट। एक तो जो सप्लाई कंसर्न्स है, दूसरा वी हैव टू सी दिस दैट वी आर अप्रोचिंग द विंटर्स एंड अगर हम लोग ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ सितंबर इफ वी आर वेरी क्लोज टू 93, आई थिंक वी आर लुकिंग एट हार्ड टाइम्स अहेड, बिकॉज टिपिकली अगर आप देखेंगे तो विंटर्स में हमेशा ऑयल प्राइस का इंक्रीमेंट होता है, एंड उसके ऊपर से अगर हम लोग को सप्लाई कंस्ट्रेंट रहेगा फ्रॉम रशिया, आई थिंक ऑयल प्राइस एक बड़ा हेडविंड होने वाला है फॉर इमर्जिंग मार्केट्स एज वेल एज फॉर ऑल दीज पेंट कंपनीज। थैंकफुली इंडिया गेट्स ऑयल एट अ डिस्काउंट फ्रॉम रशिया, बट वो ऑल्सो आई थिंक वो टर्म्स एंड कंडीशंस इट कीप्स चेंजिंग। सो आई वुड से कि ये ऑयल प्राइस इंक्रीमेंट इज अ बिग हेडविंड फॉर आवर मार्केट्स। इनफैक्ट आपने पॉइंट क्या मैं बोलने वाला था पहले कि अगर हम देखें कि यहाँ से अगले 4-6 महीने में क्या एक बड़ा कंसर्न है, आई थिंक इन्फ्लेशन विच विल बी एन आउटकम ऑफ ऑयल प्राइस गोइंग अप एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। सिर्फ एक ही पॉइंट जो कंफर्ट है कि एटलीस्ट द रिटेल प्राइसेस ऑफ ऑयल इन इंडिया हो सकता है वो प्राइस ना बढ़े, क्योंकि हम लोग ने अगर लास्ट 1-1.5 साल में देखा है विद ऑयल प्राइसेस मूविंग अप एंड डाउन, हमारा जो रिटेल प्राइसेस है ऑफ पेट्रोल एंड डीजल दैट हैज रिमेन अनचेंज्ड। ऑल्सो विद इलेक्शंस अहेड, आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा काइंड ऑफ द रूम है टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द रिटेल। अच्छा, मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब 19,500 भी हम ब्रीच करने की तैयारी कर रहे हैं। कोई ऐसा इंक्रीमेंटल नेगेटिव मुझे दिखा नहीं ग्लोबल मार्केट्स में या डॉलर इंडेक्स में या डॉलर रुपी में। ये एक प्योर एक्सपायरी प्ले लग रहा है, लेकिन 19,500 डिफेंड हो रहा है, तो ये एटलीस्ट वो जो पोर्ट बेस है उसको डिफेंड करने की तैयारी। लेकिन क्लोज ख़राब माना जाएगा ये अगर अब हम इस 19,545 के नीचे बंद हुए तो। अनिरुद्ध जी,
ऑटोज पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? हमने एक वन वे रैली देखी है कुछ पॉकेट्स में, जैसे एस्कॉर्ट्स हो गया, आपके टू व्हीलर स्टॉक्स हो गए, करेक्शन से पहले इवन अशोक लेलैंड में शार्प मूव आया था। यहाँ क्या व्यू होगा आपका? इन ऑटोज, राइट? ऑटोज, यस। सी ऑटोज, आई विल से कि ऑटोज वी हैव बीन वेरी बुलिश, एंड इधर से भी मैं बोलूंगा कि ऑटो एक सेक्टर, इनफैक्ट ऑटो एंड कंपेयर टू ऑटो एक ऐसा स्पेस है जहां पे हम लोग अपॉर्चुनिटी इज मच मोर, वैल्यूएशन भी कंफर्ट है। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूं, ऑटो एंड एक अच्छा स्पेस है, नॉट जस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक कंजम्पशन बट ऑल्सो फ्रॉम एन एक्सपोर्ट साइड। सो आई डोंट सी एनी कंसर्न देयर, एंड आई थिंक डोमेस्टिकली अगर मैं देखूं द ऑर्डर बुक्स और द बैकलॉग ऑफ द जो उनका ऑर्डर बुकिंग्स है, आई थिंक काफी कंफर्ट दे रहा है कि अगले 6 to 12 months देयर इज एनफ काइंड ऑफ कंफर्ट फ्रॉम द ऑटो सेक्टर। दूसरा एक जो बड़ा बेनिफिट होने वाला है फॉर ऑटो सेक्टर इज बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस, विच इज द मेटल प्राइसेस कमिंग ऑफ, उनका मार्जिन इंप्रूवमेंट भी इज वन थिंग जो अपने को देखने को मिलेगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। एफएमसीजी पर आपका अनिरुद्ध व्यू क्या रहेगा? क्योंकि वहां पर कल तक ऑफ कोर्स हम ट्रेंड, टाटा कंज्यूमर, सब स्टॉक्स में अच्छी तेजी देख रहे थे। आईटीसी हैज बीन अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज इन द रीसेंट पास्ट, लेकिन ये जो रन देखने को मिला एनकाउंटर्स में, क्या आगे और जारी रह सकता है? Yeah, I would say the names जो आपने मेंशन किया, I think those will remain kind of एक जो बोलते हैं the core part of the portfolio, I think वो रहेगा, because I think if I just look beyond एक हफ्ता, I think broadly वहाँ पे जो consumption pattern है that is very very strong. So I would say कि all these जो urban consumption बोले या domestic consumption names बोले, whether it's the trend, Tata Consumer and the likes जो आपने बताया, I think वहाँ पे अर्निंग्स का कोई कंसर्न नहीं है। वैल्यूएशन का कभी कभार कंसर्न आता है, एंड दैट्स द टाइम वी सी थोड़ा टाइम करेक्शन होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एनी मेजर कंसर्न इन इन्वेस्टर्स होल्डिंग ऑन टू दीज नेम्स। नई थीम्स जिस पर आप लोग इस समय काम कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में जिस तरह का चर्न देखने को मिला है, हमने अलग अलग सेक्टर्स, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू बैंक्स, जिसके हम पहले बात भी कर चुके हैं, उन सब में एक्टिविटी देखी, लेकिन यहाँ से आगे इज देयर एनीथिंग न्यू जो आपको लग रहा है जो चलेगा, जहां पर शायद पोटेंशियल है अब इन्वेस्टमेंट शुरू करने का? आज के दिन में मोस्टली इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ मार्केट वेयर डू यू सी द बिग वैल्यू, मतलब टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग वैल्यू कुछ बचा नहीं है, बट यस विद इन दैट पॉकेट्स भी अगर मैं देखूं तो आई थिंक एक आध स्पेस है जहां पे वी आर फाइंडिंग नेम्स जहां पे गुड वैल्यू इज बीइंग मैच्ड विद द अर्निंग्स ग्रोथ। वन स्पेस आई वुड से इज द मिड कैप बैंक्स। मिड कैप बैंक्स एक अच्छा स्पेस है जहां पे वैल्यूएशंस आर स्टिल आइदर एट वन टाइम प्राइस टू बुक और बिलो वन टाइम प्राइस टू बुक। वहां पे काफी सारा जो बुक्स क्लीन अप हुआ है, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, एंड रेशियोज आर आल्सो इंप्रूविंग, वेदर आरओई, आरओए, everything is improving, NPAs are down, and valuation भी काफी comfortable है। So PEG ratio भी for many of the mid cap banks is less than 1, तो वो एक अच्छा स्पेस है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। दूसरा एक और स्पेस जहाँ पे दिख रहा है a lot of the resilience, I would say, is the real estate space. Demand extremely strong है, whether we talk about the large companies or the mid-sized or the small real estate companies. I think real estate एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे you see the wealth effect happening, whether you make money in the equity market or your income growth happens, I think उसका demand बहुत strong रहता है। So that is one space apart from the mid cap banks जहाँ मैं बोलूँगा आज के दिन में we are seeing good amount of opportunity। अनिरुद्ध जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए ये कुछ थीम्स मार्केट में, लेकिन एक बार जरा निफ्टी को फिर से रिविजिट करते हैं। 19510 तो एटलीस्ट 19500 होल्ड कर रहा है, लेकिन नहीं, ख़राब है मार्केट, क्लोज ख़राब है। मिड कैप इंडेक्स देखिए आप 550 पॉइंट नीचे है अभी समय, वीरू 1.5% मिड कैप इंडेक्स नीचे है, एडवांस इक्लेन 1:2, और जैसे कहते हैं ना क्लचिंग टू स्ट्रॉज, अब ये बस वही वाली बात हो गई, लेकिन क्लोज काफ़ी ख़राब है मार्केट का इस समय। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी ख़राब क्लोज डायरेक्टर साहब। और एक काम कीजिएगा कि जो 2 बजे से लेकर अब 3 बजे, मतलब 3:30 के बीच में अब रोलोवर्स के आंकड़े अपडेट हुए हैं, इंडिसेस के, वो दिखा दीजिए एक बार बस। निफ्टी इन टर्म्स ऑफ एवरेज, जैसे कि मैं कह रहा था कि ये वही क्लोज है एग्जैक्टली 31 अगस्त का। उस दिन का क्लोज कहीं और था, वो मेरे ख्याल से 19,350 था, बट एवरेजेस की प्लेसमेंट के लिहाज से ये डिट्टो कार्बन कॉपी वही क्लोज है। और बैंक निफ्टी का आप कह सकते हैं 31 अगस्त को ये भी डिट्टो वही क्लोज।
निफ्टी बैंक के रोलोवर्स लगभग 75.8, तो यानी आप आखिरी के लगभग 1 घंटे में रोलोवर्स काफ़ी सुपर एक्सीड हुए हैं। आई मीन सडनली आपका ये रोलोवर करीब आप समझ लीजिएगा कि करीब 67 था, 75 हो गया। मेरे ख्याल से जब क्लोज हो जाएगा ये रोलोवर चला जाएगा करीब 86 के आसपास, जब हम कल सुबह बात कर रहे होंगे अनुजर में। और निफ्टी का ये रोलोवर चला जाएगा करीब 74 के आसपास चला जाएगा, इतना होता है इतना। तो एक खराब क्लोज की तरफ बढ़ते हुए अब एक काम करते हैं, कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं। और अनुज, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि एक बार के लिए 19,500 का जो मंथली पुट राइटर है, जो कि कंफर्टेबली था अब तक, लेकिन 1 घंटे में उसका रिस्क भी राइज हो रहा है, वो भी आई थिंक थोड़ा सा अब पेन में होगा, इनफैक्ट एक्सट्रीम में पेन में होगा वो। कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं। मानस, BTST, STBT क्या कैरी करेंगे आप? देखिए STBT कैरी करेंगे, और एक बड़ा रीजन में जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखिए तो मेरे ख्याल से अप्रैल 23 में के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मिड कैप इंडेक्स 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है आज। तो शायद यहाँ पर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए मिड कैप में। अभी के लिए जो ट्रेड है STBT ट्रेड होगा वो एम्फेसिस में बिकवाली करने की राय रहेगी। एम्फेसिस ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किए हैं, प्राइस ब्रेकडाउन दिया है, तो करंट लेवल्स पे एम्फेसिस में बिकवाली करनी है। 24-26 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे की तरफ 2300 के टारगेट सेट करने हैं, दोनों ही कैश लेवल्स। ओके, शिल्पा जी आप क्या कैरी करेंगी BTST STBT? मेरा STBT रहेगा SBI लाइफ में। मैं वापस कंटिन्यू करूंगी इसमें सेल। ये 1310 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 1260 से 1240 के टारगेट्स तक ये आते हुए दिख रहा है। गाबा सर, आपकी ट्रेड क्या होगी? वेल वीक शॉर्ट ही होगा, और वो है डॉक्टर रेड्डी। ट्रेड कर रहा है 5421 पर, टॉप लगाना चाहिए करीब 5465 का, ज्यादा नहीं, करीब 100 रुपीज फ्रॉम ईयर डाउन। पॉसिबल है कि करीब 5300 एक पॉसिबिलिटी है। यस। प्रशांत, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? करूंगा करीबन 405 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस रखेंगे 413 413। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 390 390। अमित, आपका ट्रेड? मैं HPCL को शॉर्ट करूंगा। स्टॉक ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकडाउन ऑन द डाउन साइड। लगभग 249 का प्राइस है फ्यूचर्स में, स्टॉप लॉस रहेगा 253 का, और टारगेट्स 243 एंड सेकंड 240। तो ये इस समय की ट्रेड्स 19,500 ब्रेक करने की तैयारी में इस समय इंडेक्स 19,501। अब हालांकि क्लोजिंग बेसिस पर 19,500 डिफेंड हो जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट प्ले आउट होगी लास्ट 30 मिनट्स की, इसके लिए वहाँ इतनी शायद टेंशन ना हो। बर्जर पेंट्स देखिए अब 6-6.5% नीचे इस समय स्टॉक। मानस, बर्जर पर एक व्यू? देखिए बर्जर का भी जो ट्रेंड है बिल्कुल नेगेटिव लग रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज भी अब ब्रीच हो चुके हैं, 100 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच हो चुके हैं, तो बिल्कुल ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है अनुज जी। तो शायद आपको बहुत ही जल्द 550 रुपए तक के भाव देखने को मिले, तो बिल्कुल गिरावट पे खरीदारी नहीं करेंगे। केवल ब्रेकआउट पे अगर 585 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करिए। चलिए एक काम करते हैं, इंडेक्स पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है वो जान लेते हैं। यतिन? हाँ, तो 2 स्टॉक्स आज जो फोकस में है, सबसे पहले वेदांता, और अक्टूबर सीरीज में काफ़ी सारे FIIs के यहाँ शॉर्ट दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट डीलर्स यहाँ STBT की सलाह दे रहे हैं, और उनको लगता है कि स्टॉक 200 से लेकर 205 तक की रेंज में ट्रेड हो सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में। तो डीलर्स इन जनरल स्टॉक पे नेगेटिव हैं, और काफ़ी सारे FIIs अब अक्टूबर सीरीज के लिए भी यहाँ शॉर्टिंग कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो सिमिलर स्पेस में है, माइनिंग स्पेस में है, वो हिंदुस्तान कॉपर, और यहाँ काफ़ी सारी HNI और फंड एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट हिंदुस्तान कॉपर में डीलर्स की सलाह ये है कि जब स्टॉक 150 से लेकर 155 की रेंज में है तभी एक्यूमुलेट करें, अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर 2-4% का डिप देता है तो शायद ये बाय बन जाएगा और वापस 160-65 की रेंज में चल जाता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स बाय एंड डिप्स की सलाह दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और लीडर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस उसको समझाने के लिए। आपका और मेरा हाल स्वर दोनों का एक जैसा है, गले दोनों के खराब हैं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। अनुज, इस क्लोज की तरफ बढ़ते हैं और बात भी कर रहे हैं। अनुज, मैं देख रहा था ये हमारी पूरी तेज़ी शुरू हुई थी 29 मार्च को, और 29 मार्च के बाद ये एक्सपायरी डे की सबसे हैवीएस्ट, सबसे वाइल्ड कैंडल है, और 31 अगस्त वाली एक्सपायरी के का आप रेप्लिका तो कह सकते हैं, लेकिन ये उससे भी गंभीर है फॉल, ये बड़ा फॉल है।
कैसे रीड करेंगे इस क्लोज को? बिल्कुल वीरू, मैं एक्चुअली उसी पर आ रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो रैली शुरू हुई एग्जैक्टली पिछली बार जो एक्सपायरी थी वो सीधा 31 को थी, तो नई सीरीज सीधा 1 तारीख से शुरू हुई। तो हमारे पास एक एग्जैक्ट रेफरेंस पॉइंट है 19,253 से वो रैली शुरू हुई थी, 19 क्लोज टू क्लोज, और आपको 20,192 तक लेके गई थी, मतलब 939 पॉइंट की करीब रैली यहाँ पर हुई। अब नॉर्मली आप उसका समझ लीजिए कि अगर 66% आपको रिट्रेस करना हो तो वो लेवल आता है करीब 19,566 पर, 19,550 560 पर। ये एक और लेवल था, इसके लिए हम इस 19,545 की इंपॉर्टेंस समझा रहे थे। अब ये जो क्लोज आ रही है ये बहुत ख़राब है, क्योंकि उसके बाद फिर सिर्फ 19,435 की जो एक क्लोज जो हमको 1 सितंबर को मिली थी, और उससे पहले सीधा 31 अगस्त को जो एक्सपायरी हुई थी, क्लोज टू क्लोज बात कर रहा हूँ मैं, 19,253 को क्लोज हुआ था। उसके बाद 1 तारीख को 19,435 और 4 तारीख को यानी कि मंडे को 19,528। तो सीरीज़ की क्लोज टू क्लोज एक्चुअली देखा जाए तो ये 3rd लोवेस्ट क्लोज होगी। जो सीरीज़ इतनी अच्छी शुरुआत हुई जिस सीरीज़ की, उसकी उतनी ही ख़राब मेरे ख्याल से क्लाइमैक्स हो रहा है, और अब थोड़ा सा केयरफुल हो जाए मार्केट को लेकर। आज का क्लोज जो है वो ख़राब है। अब ये मार्केट रेडी है एक बार 19,300 रिविजिट करने के लिए, और अगर वहाँ नहीं रुका तो इवन पॉसिबल है कि 19,000 तक भी हम जाएं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस देखिए, किसी भी सेक्टोरल इंडेक्स में स्ट्रेंथ नहीं है। इवन बैंक निफ्टी में भी जो रेजिलियंस टाइप बन रही थी वो भी अब गायब हो चुकी है। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट नीचे, और सबसे ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स देखिए आप 550 पॉइंट नीचे वीरू, 1.5% मिड कैप इंडेक्स नीचे। बहुत ख़राब क्लोज है। जी हाँ, और मैं इस एक्सपायरी की हायर शेडो देख रहा था अनुज, मतलब इस एक्सपायरी में हमने क्या लूज़ किया, तो करीब 700 पॉइंट, मतलब जो हमारा क्लोज है मतलब ओपन था और उससे वर्सेस हाई। बड़ा सही शब्द का चुनाव किया आपने, एक बहुत ही ख़राब क्लोज। बैंक निफ्टी अनुज बट स्टिल उतना डैमेज नहीं हुआ यहाँ पर, अभी भी मतलब 44,200 की ट्रैजेक्टरी कायम है। वो वीरू, आपने आंखें पिक्चर देखी है गोविंदा और चंकी पांडे वाली? उसमें अरे गजब थी वो। हाँ, वो गजब की पिक्चर थी। जब भी डाउन होता है उस पिक्चर को देख लेता हूँ मैं। उसमें वो कादर खान उनके फादर होते हैं, तो वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं, तो वो कादर खान अपनी मदर को, मतलब गोविंदा और चंकी पांडे की दादी को बता रहे हैं कि देखो कितने नालायक हैं, इसको 8 मिले हैं, इसको 9 मिले हैं। तो चंकी पांडे बोलते हैं मुझे 1 नंबर ज़्यादा मिला है। तो बैंक निफ्टी की वही बात है कि एक शेड बेटर है, लेकिन हैं तो दोनों ही खराब बेसिकली। एक्चुअली ये बिकवाली दरअसल और इंटेंसिफाई और मैग्नीफाई होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, HDFC बैंक को लेकर जो थोड़ा सा आसरा था वो फिर से नेगेटिव साइड पर फिसलता हुआ दिखाई दिया है। आप देखिए इंडसइंड बैंक जैसे ट्रेड्स, कोटक जैसे ट्रेड्स, इन सब में वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन मिड कैप्स में जो क्रैक्स आ रहे हैं उसमें मैं इनफैक्ट आशीष आपकी राय लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग ये एक स्पेस है जिसने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस किया। अच्छा, हमारे साथ शायद आशीष नहीं है, लेकिन ये एक पॉकेट है जहां पर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आया था, तो जाहिर तौर पर वहीं पर बिकवाली की पोजीशंस भी ज्यादा देखने को मिलेगी। रिवर्सल के लिहाज से फिर इफ इट ऑल एक ट्रेड लेना भी हो, प्रशांत, सबसे कम एक्सपेक्टेशंस कहां पर है कि अब यहां पर शायद और बिकवाली नहीं आएगी, क्योंकि वैसे भी स्टॉक ज्यादा चले नहीं थे? ऐसा कोई सेक्टर, ऐसा कोई पॉकेट आपको दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे हर्षा जी, एक्चुअली मैं ओवरऑल पहले एक ब्रॉडर इंडेक्स की अगर बात करूं तो आज जो बिकवाली हुई है वहां पे वॉल्यूम्स नहीं है। तो ये जैसे अनुज ने कुछ वक्त पहले कहा, ये एक एक्सपायरी रिलेटेड मूव लग रही है, तो मैं एक दिन का इसे टाइम दूंगा। ये सिर्फ एक 1 डे मूव है और कल मैं इसको ज्यादा क्लोजली ट्रैक करूंगा। जहां तक इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात है, मुझे लग रहा है रेलवे सेक्टर पे मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा करेक्शन पिछले काफी वक्त से आया है। और अगर मैं पिछले 15-20 दिनों में देखूं तो ये ओवरऑल इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो बट एक दिन में, जैसे मैंने कहा, वेट करूंगा और मैं डिसीजन कल लूंगा बेस्ड ऑन द ओपनिंग। अच्छा देखिए, बुल्स भी इजीली गिव अप करने को तैयार नहीं है आज तक। वो 19,545 की फाइट जारी है क्लोज के हिसाब से। 19,500 ब्रीच करने के बाद टिक बाय टिक लेकर आई। एक बार देखिए जरा, निफ्टी का 19,499 आपने लगाया 314 पे, और वहाँ से फिर एक बार अब सीधा 19,534, मतलब करीब 35-36 पॉइंट की रिकवरी आई यहाँ पर।
और एडजस्टमेंट के हिसाब से अभी जो एडजस्टमेंट बन रही है वो 19,526 की बन रही है, मतलब एडजस्टेड क्लोजिंग वहाँ पर होगी। लेकिन और 12 मिनट बाकी हैं, अभी देख लेते हैं और अगर रिकवरी आनी है यहाँ पर, लेकिन हल्की सी सही रिकवरी आई ज़रूर मार्केट में लोवेस्ट लेवल से। और एक बार 2-3 स्टॉक्स लेकर आते हैं जहाँ पर ये थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। अदानी एंटरप्राइजेस एक्चुअली 200 डे मूविंग एवरेज से इस स्टॉक में एक अच्छा मूव आया, करीब 1.5% लोअर लेवल से अदानी एंटरप्राइजेस में मूव आया, उसने थोड़ी सी हेल्प की। उसके अलावा भारती एयरटेल यहाँ पर भी हल्की सी लोअर लेवल से बाइंग, रिलायंस में लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग, बहुत थोड़ी सी सही, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी बाइंग ही चाहिए थी वो उस लेवल को बचाने के लिए। देख लेते हैं एक बार फिर, अब 10 पॉइंट और 10-15 पॉइंट और अगर चलकर एक बार 19,545 बचा लें। और जैसा प्रशांत जी कह रहे हैं ये शायद हो सकता है एक्सपायरी रिलेटेड हो और वॉल्यूम इतने शायद ना रहे हो, एक दिन और देके देख लेंगे फिर, जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। जी हाँ, वही है। अच्छा अनुज, पावर ग्रिड और एसजेवीएन ये दो ट्रेड्स, पावर ग्रिड में तो ऑफ कोर्स वो सीपीएसई वाला इम्पैक्ट है 1.1% ऊपर, लेकिन एसजेवीएन का मूव आपको एकदम सरप्राइज करेगा। अचानक ये स्टॉक आपको 3.5% के गेन दिखा रहे, बड़ा स्पाइक देखने को मिला है और 70 to 90, और ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने पहले परफॉर्म नहीं किया है, लगातार इस महीने सितंबर के महीने में बारी बारी से एसजेवीएन में अच्छे खासे रिटर्न्स बने, 20% तक की कमाई स्टॉक ने करके दी है। इनफैक्ट मानस, एसजेवीएन और पावर ग्रिड दोनों चार्ट्स देखकर बताइए अब यहां से अगली कड़ी क्या होगी? देखिए दोनों चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं। पावर ग्रिड ने तो अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी टच नहीं किया, करेक्शन जरूर देखने को मिला था, लेकिन बेस बना लिया 198 के आसपास, और आज का जो मूव है उसको देख के लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, 198 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 206 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और एसजेवीएन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि 2 दिन पहले ब्रेक हुआ था लेकिन फिर से रिगेन कर लिया स्टॉक ने, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि 78-79 तक के भाव पॉसिबल है। तो ट्रेडिंग कॉल लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 69.90 के स्टॉप लॉस से 78-79 के टारगेट के लिए। 79 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ ये काउंटर, बहुत ही बढ़िया मूव। और मेरी नजर अभी गई इस साल में अनुज, यकीन मानिए 100% से ज्यादा के गेन्स एसजेवीएन में देखे गए हैं। एसजेवीएन, एनएचपीसी, ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए। ये साल एक्चुअली बोरिंग कंपनियों के लिए रहा है, जिनको हमने बोरिंग की तरह क्लासिफाई किया है। कोल इंडिया, एनटीपीसी, एसजेवीएन, बाकी की सारी पीएसयू कंपनीज, पीएसयू बैंक्स, ये पूरा का पूरा साल बेसिकली उसी को बिलोंग किया है, जहाँ पर फैंसी में नहीं थे ये स्टॉक, कभी देखा ही नहीं होगा हमने इन स्टॉक्स को और क्वाइटली मूव किया। रेलवे स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, पिछले साल तक किसी ने नहीं सोचा था कि रेलवे स्टॉक्स चल भी सकते हैं। रेलवे स्टॉक्स हमेशा सिर्फ वो तब एक टाइम पर रेलवे बजट होता था उससे पहले चलते थे और फिर गिर जाते थे, वो बजट के बाद कोई उनको पूछता भी नहीं था। इस साल सबसे ज़्यादा वही चले, 400, 300% के मूव्स आए। पावर स्टॉक्स में जैसा आपने कहा, पीएसयू पावर स्टॉक्स में 60 से 200% तक के मूव्स आए, तो ये स्पेस इस साल रहा है। पावर में तो एक्चुअली रिफॉर्म्स भी रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहा है। पीएफसी, आरईसी देखिए आप, ये भी एक फैक्टर रहा है। लेकिन हाँ, मार्केट को थीम चाहिए थी, पीएसयूज में, पावर में, डिफेंस में, ये कुछ थीम्स मिली है मार्केट को। एंड ये थीम इज बियॉन्ड दैट यूजुअल डाइवेस्टमेंट थीम। डाइवेस्टमेंट तो सरकार अब थोड़े बहुत कर रही है, ओएफएस ला रही है, क्योंकि स्टॉक्स अच्छे खासे भाग चुके तो उनको मौका मिला, वरना इन स्टॉक्स में नॉर्मली जो एक्शन होता था डाइवेस्टमेंट होगा। जैसे आपको याद होगा जब बीपीसीएल की बात हुआ करती थी, क्या लोगों ने तेजी की थी इस उम्मीद में कि यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा, और वो स्टॉक कहाँ रह गया, और एनएचपीसी, पावर ग्रिड, इन स्टॉक्स में क्या तेजी बनती दिखाई दी है। ऑफ कोर्स एक बहुत ही अलग थीम और बहुत ही जोरदार दरअसल कमाई यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। अच्छा, एक दो ट्रेड्स जहां पर रोल ओवर की पोजीशंस बहुत मजबूत है। अच्छा, इस पर हमने पहले बात नहीं की, अमित, क्रॉम्पटन का स्टॉक आई एम श्योर आपने देखा है। आज मैं रोल ओवर देख रही हूँ 85% तक का हुआ है, स्टॉक 2-2.5% ऊपर है, वाई एडिशन भी अगली सीरीज में जुड़ने लगा है। अब 305 के लेवल्स पर अगर कोई नई खरीदारी कर रहा है, आगे इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कितने पैसे बन सकते हैं? जी मैम, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टॉक टर्न अराउंड कर रहा है कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस पे। यहाँ पे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है जहां से स्टॉक ने टर्न किया है। ड्यूरिंग द डे हमने अपना थोड़ा सा गेन जरूर गिव अप किया, बट स्ट्रक्चर इज स्टिल इंटैक्ट। करंटली कैश में प्राइस है लगभग 306 रुपए का, अभी भी इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 302 का और टारगेट्स 312 से 315 के रहेंगे। एक बार ना हर्षदा 19,541 पर अब हम आ गए, एक बार जरा 19,500 की कॉल फायर कर दीजिए।
ये मैं ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ जो हमारे दर्शक पूछते हैं, मैं जो एडजस्टेड प्राइस की तरफ आता हूँ और बात करता हूँ कि एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पर होगी, वो समझाने के लिए, वो एक्सप्लेन करने के लिए कॉल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 19,540 की कॉल अब 25 रुपीज़ पर, मतलब एडजस्टेड क्लोजिंग जो होगी निफ्टी की वो होगी करीब करीब 19,526 पर। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाता है बिटवीन 3 to 330, तो ये वाली जो कॉल है ये उसको एडजस्ट करती है, क्योंकि ट्रेडर को पता है कि यहाँ पर फाइनल एडजस्टमेंट होगी, वो कॉल उसी हिसाब से एडजस्ट होगी। इसके लिए अब भले ही निफ्टी 19,547 पर आ गया, लेकिन एडजस्टेड क्लोज अभी भी करीब करीब 19,526 527 पर होगी। लेकिन जो भी हो, एक बार के लिए मार्केट फिर डिफेंड कर रहा है उस 19,545 के लेवल के लिए, ये एक अच्छी खबर है। हालांकि मिड कैप्स पिटे हैं, लेकिन फिर भी एक बार के लिए 1945 बच गया फिर से, तो मैं फिर एक बेनिफिट ऑफ डाउट एक बार देना चाहूँगा कल के लिए। देखेंगे कल फिर क्या किस तरीके का मूड बनता है। हाँ, हो सकता है कि आज वो थोड़ा सा शेकआउट हो जाए एक्सपायरी वाला, और फिर अक्टूबर सीरीज का पहला दिन थोड़ी और बेहतरी लेकर आए। अच्छा, बात करते करते वैसे पावर ग्रिड 2.5% ऊपर आ चुका है, यहाँ पर एक बहुत तगड़ा सर्ज। श्रीराम फाइनेंस भी एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन बनी है। यहाँ पर भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है, 1862 के आसपास से क्लोज होता हुआ थोड़ा सा स्पाइक आता बना था, और यहाँ पर दरअसल वो एडिशंस देखने को मिलेंगे। हम PSUs की बात करें तो MMTC जैसा ट्रेड भी तेजी में आ रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक ट्रेड निफ्टी वाला आप ही बताइए कि आगे कितनी हरकत आएगी। 930 पर आ चुका है भारती का स्टॉक। शिल्पा बताइए, अगला मूव क्या और तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब करीब 18-20 रुपए ही दूर है अपने 52 वीक हाई से। जी डेफिनेटली, भारतीय की अगर बात करेंगे ये 945 950 तो इमीडिएट बेसिस में आपको मिलेगा। ये सस्टेन हो जाता है तो आपको 980 तक के भी टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव है। अभी एक फ्रेश बेस बन गया है 920 पे, तो आप इसको एक इमीडिएट स्टॉप लॉस लेके भी आप यहाँ पे फॉर नेक्स्ट 30-40 पॉइंट्स अपसाइड आप प्ले कर सकते हैं। 40 पॉइंट्स का अपसाइड भारतीय में देखने को मिलेगा। एक बहुत ही तगड़ा मूव यहाँ पर आता हुआ जाहिर तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन मंदी की तरफ अभी भी कुछ स्टॉक्स है जो बस फंसे हैं तो फंसे ही रहे हैं। इसमें आप बैंकों का नाम तो गिन ही रहे हैं, लेकिन मेटल्स भी देखिए, JSW स्टील जैसा ट्रेड हो, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ये सारे काउंटर्स जहाँ पर हमने देखा है पोजीशंस अनवाइंड हुई है। मेटल्स को लेकर मामला थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट था। प्रशांत, क्या सिचुएशन कैसे गॉज कर रहे हैं? टाटा स्टील, JSW स्टील, निफ्टी मेटल इंडेक्स देखिए नियरली 50-51 पॉइंट की गिरावट पर आज टिकता हुआ। अच्छा जी, ओवरऑल एक चीज जो मैं मेटल्स पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस पूरे साल में, वो ये है कि पहले जब मेटल्स में ट्रेंड आती थी, वो टाटा स्टील हो या जिंदल स्टील, JSW, वो करीबन 1.5 से 2 महीने चलती थी। बट फिलहाल आप अगर देखो तो जो ट्रेंड आता नहीं है, एक स्पाइक आता है 1 या 2 दिनों का, और उसके बाद फिर से वो फिजल आउट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट वर्थ द टाइम, मनी एंड एफर्ट। अगर मैं बात करूं तो इस पूरे सेक्टर में एक स्टॉक जो मुझे डिसेंट लेवल्स पे लग रहा है वो है जिंदल स्टील, करीबन 685 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई सेफ साइड देख रहा हो तो वो 670 के स्टॉप लॉस से बने रह सकता है। और मुझे लग रहा है ओवरऑल जो एक ब्रैकेटेड रेंज बाउंड जो स्टॉक है 710 तक ये जा सकता है। बाकी टाटा स्टील या अगर मैं दूसरे कोई भी स्टॉक इस क्षेत्र में देखूं, मुझे वहां पे काफी वीकनेस यानी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन मूव नजर आ रही है, तो मैं अवॉइड करना प्रेफर करूं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोज को समझ लेते हैं। फिलहाल 19,550 पर एडजस्टेड क्लोज और प्रोविजनल क्लोज, लेकिन एडजस्टेड क्लोज 19,525 पर होगी। बॉल पर चलते हैं हर्षिता के साथ। हर्षिता जी हाँ अनुज, तो 550 के आसपास यहाँ पर मार्केट जाकर टिकता हुआ। निफ्टी बैंक देखिए 44,289, तो लगभग 300 अंकों का नुकसान इधर भी देखने को मिला था। निफ्टी 50 में हमने देखा है 19,492 तक के स्तर देखे गए और वहां से इसने एक बाउंस बैक दिया, लेकिन मंदी आज दिन भर छाई हुई है। 2 पॉकेट्स ऑफ वीकनेस रहे हैं आज, एक तो टेक्नोलॉजी कंपनियां, दूसरा FMCG स्टॉक्स, और अलग अलग पॉकेट्स में बैंकों में भी बिकवाली देखने को मिली। FMCG इंडेक्स 940 पॉइंट्स की गिरावट पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी IT वहां पर करीब 2%, करीब 627 अंकों की गिरावट पर आता हुआ दिखाई दिया।
निफ्टी आईटी में देखिए टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, विप्रो जैसे काउंटर्स, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स और मिड कैप्स में भी हमने देखा कई सारी पोजीशंस कटती हुई दिखाई दी है। 4% टेक महिंद्रा टूटता हुआ, एलटीआई माइंट्री, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा है पूरे दिन दरअसल सेल साइड का ट्रेड बना हुआ था। दूसरी तरफ एफएमसीजी स्टॉक्स देखिए, एफएमसीजी में क्या हुआ है आज। एक तो एशियन पेंट टूटा और एशियन पेंट के लिए ऑफकोर्स वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट कि कंपनी के को फाउंडर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दानी साहब का आज निधन हुआ है। कुछ ही देर पहले वो अपडेट आया। स्टॉक आज ऊपर से कमजोर था क्योंकि कच्चे तेल में हम देख रहे हैं उबाल आता हुआ 100 की तरफ बढ़ रहा है। आप आईटीसी जैसे काउंटर्स देखिए, वहां पर पोजीशंस करेक्ट होती हुई दिखाई दी है। टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स, एचयूएल जैसे काउंटर्स में हमने देखा है सेल साइड का ट्रेड बनता दिखाई दिया, इसीलिए वो पूरा इंडेक्स आज दबाव में देखने को मिला है। यही नहीं, अगर आप ध्यान देंगे आज के दिन एक स्टॉक जो तेजी में रहा वो एलएनटी है। एलएनटी, भारती एयरटेल, ये दो ट्रेड्स दरअसल मामले को संभालने की कोशिश कर रहे थे। 2% ऊपर भारती में तो जाते जाते तेजी बनती हुई दिखाई दी है, जिस बाय द वे खरीदारी हो गई और पावर ग्रिड जैसे ट्रेड्स थे जहां पर कुछ मोमेंटम देखने को मिला है, वो भी 1% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। बैंकों का सिलसिला आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, इनफैक्ट हीट मैप लेकर आते हैं। आखिरी 18 सेकंड में कौन कहां टिक रहा है, किसने ज्यादा ड्रैग किया, वो हीट मैप में साफ दिखाई देगा। तो कुछ स्टॉक्स हमने मेंशन किए, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट, एलटीआई माइंट्री। डीवीज लैब देखिए 2.5% का नुकसान, गावा साहब उस पर शॉर्ट कॉल दे रहे हैं। बैंकों की हालत नासाज होती हुई, कोटक नर्ली 2% नीचे, इंडसइंड में 1.5% तक का नुकसान देखने को मिला। आज एसबीआई में दबाव था, एचडीएफसी बैंक में दबाव था, एक्सिस में दबाव था, इन सब में हमने देखा मुनाफा वसूली आती हुई। एसबीआई मुश्किल से आई थिंक एक फ्लैटिश क्लोज दिखा रहा है, लेकिन इन सभी बैंकों में प्रेशर ही देखने को मिला है। एलएनटी, भारती, ओएनजीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड और एनटीपीसी जैसे ट्रेड्स हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर आते हुए। तो निफ्टी 50 ये फिलहाल आपके लिए प्रोविजनल क्लोज का फिगर 19,551 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है और निफ्टी बैंक 319 अंक नीचे। मिड कैप्स भी आज पिटे हैं, 500 अंकों का दबाव देखने को मिला। और इस सीरीज की अगर आप स्थिति देखें, हो सके तो इस सीरीज का इस महीने का चार्ट आप दिखाएंगे। कल तक सिचुएशन बेहतर दिख रही थी, हम 2.5% ऊपर थे, हमें लग रहा था अगस्त के मुकाबले मार्केट की चाल ज्यादा बेहतर हुई हो, लेकिन आज के क्लोज में अगर आप देखें मामला फिर फिसलता हुआ, दबाव में आता हुआ 19,551 के लेवल्स जोड़ तोड़कर जो कल तक 2.5% तक का गेन था वो आज महज 1.25% पर सिमट कर रह गया है। ये हुआ है दरअसल इंडेक्स के साथ इस महीने। वीरू, निराशाजनक क्लोज। बिल्कुल क्लोज खराब है और आज के इस खराब क्लोज के पीछे सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिस सेक्टर का रहा वो आईटी का, और मैं आईटी का जिक्र इसलिए कह रहा हूँ हर्षिता क्योंकि आईटी की जो आज कैंडल क्रिएट हुई है, जो सप्लाई थी, जो आज पेन था, मेरे ख्याल से अगर मैं इसका कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करूं तो ये मार्च 2023 के बाद का सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल था निफ्टी आईटी में। खैर, तमाम इन दिक्कतों के बीच में, पेन के बीच में, कल शुक्रवार है, उम्मीद करते हैं नई सीरीज का पहला दिन कुछ रंगत लौटा के लेके आएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, और मुनाफे की तैयारी में हर्ष था, मेरी आशीष, नीरज जी की और अनुज जी की। तब तक के लिए नमस्कार।